एपिसोड 81 टू 90। ये तीरों का तूफान था जो बारिश से भी अधिक भारी था। न तो मैं, अटोरी और न ही शिव हिल सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाकी सब कुछ, जिनमें शिव द्वारा रोके गए चोर भी शामिल थे, को निशाना बनाया जा रहा था। यूक्रिस, क्या ये तुम हो? एसिडिया का कीड़ा, दानव राजा का आलस्य। दानव राजा ने हाथ हिलाया और आकाश में एक दरार उभरी, जिसमें से एक धूसर ऑक्टोपस प्रकट हुआ। वह तेजी से फूला, जिससे बाणों का तूफान हवा में ही रुक गया। एक जमी हुई दुनिया। यूक्रिस, जो अब धनुष खींचे हुए दानव राजा के ठीक पीछे खड़ा था, उसके चेहरे पर एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जो उसके सामान्य सौम्य व्यवहार की तुलना में एक जानलेवा शिकारी के लिए अधिक उपयुक्त थी। आपको देखकर अच्छा लगा, दानव राजा। क्या आपने अपने पर्यटन का आनंद लिया? अभी नहीं, मैं तो बस हीरो के साथ खेलने वाला था। क्या तुम शामिल होना चाहोगे? जिमोरा बिल चुकाएगा। नहीं, धन्यवाद। हालांकि मुझे किसी महिला का निमंत्रण ठुकराना पसंद नहीं। मैं तुम्हें आज़ाद नहीं घूमने दे सकता। हम पहले से ही आपकी हमले की सीमा में हैं। ये जांचना कि मेरी सुरक्षा या आपकी मारक क्षमता बेहतर है, मज़ेदार हो सकता है ना? यह एक तनावपूर्ण स्थिति लग रही थी। हम पूरी तरह से पीछे छूट गए थे। मुख्य कहानी हमारे बिना ही आगे बढ़ रही थी और माहौल बहुत ही तनावपूर्ण लग रहा था। लेकिन मुझे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हमने गिस को पहले ही हटा दिया था और सच कहूँ तो मैं आज छुट्टी लेना चाहता था। लियोरा पहले ही नष्ट हो चुके फूलों की क्यारियों की मरम्मत में लग गई थी। वह मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए बीज बो रही थी। उसका धैर्य इतना विचलित करने वाला था कि लगभग डर लग रहा था। उसके बगल में एरिस्डाइन मदद कर रही थी। लॉर्ड ज़ेफिर, मुझे ये चाहिए। पकने पर इसका स्वाद अच्छा लगेगा। वास्तव में स्वादिष्ट। यह एक अच्छा मसाला बनेगा। पिटी की विशेषता, क्या वे साथ मिल रहे हैं? ये बेचैन करने वाला है क्योंकि आखिरकार वे दुश्मन बन जाएंगे। खैर, मेरा लक्ष्य कोई शीर्ष खिलाड़ी बनना नहीं है और मेरी आमदनी पर्याप्त से ज्यादा है। ए रैंक साहसी के रूप में शांतिपूर्वक रहना इतना बुरा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे पहले मैदान में फिर से गिस को मारना होगा। शांति से जीने के लिए इंतजार करना होगा। अपने व्यक्तित्व को देखते हुए मुझे यकीन है कि गिस को लियोरा से कोई न कोई शिकायत जरूर है। अगर उसे समय दिया जाए तो वह शायद नए उपकरण खरीद लेगा और अगली बार के लिए जवाबी उपाय भी तैयार कर लेगा। कहा जाता है कि उसके पास धन और शक्ति है। फूलों की क्यारी पर शांतिपूर्ण दृश्य जारी रहा और दानव राजा और यूक्रिस के बीच बातचीत जारी रही। दानव राजा ने अपनी बाहें फैला दी, जो भी आगे आए उसे गले लगाने के लिए तैयार। आगे बढ़ो, गोली मारो, यूक्रिस। लेकिन क्या तुम ये समझते हो, विश्वदेवी दयालु हैं। वो सिर्फ तुमसे ही नहीं, मुझसे भी प्यार करती हैं। अगर तुम इस घटना में मुझे मार भी दोगे तो भी वो मेरी मौत को पलट देंगी। उद्धरण चिन्ह ... दुनिया, वह पागल परोपकारी। इतना कठोर मत बनो। वह पहले से ही तुम्हारा पक्ष ले रही है। किसी प्रकार के संतुलन के बिना उसका दिव्य प्रेम पूरी मानवता का दम घोंट देगा। हम केवल उसके सतर्क प्रबंधन की बदौलत ही जीवित हैं। यूक्रिस ने अपने कंधे झुका लिए और अपना धनुष रख दिया। अब आज़ाद हो चुका दानव राजा अजीब तरह से अकेला लग रहा था। शायद वह सचमुच अपनी सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहता था। यूक्रिस ने कड़वाहट से थूका, मैं यहाँ अपनी मारक क्षमता का परीक्षण करने की गलती नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन मैं अपना तीर तुम्हारे सिर पर मारूंगा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। जिमोरा, एक और बात। यूक्रिस ने जिमोरा को घूर कर देखा। जिमोरा अपनी शैक्षणिक टोपी के नीचे छिपकर कोई भी भाव प्रकट करने से बचते रहे। वे कभी घनिष्ठ मित्र थे। लगता है इसमें कोई गहरी कहानी है। जैसे ही मैंने चुपके से उनकी बातें सुनी, अचानक यूक्रिस, लियोरा और बाकी लोग ऊपर की ओर तैरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे आसमान में गिर रहे हों। यूक्रिस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ईश्वर की विशैली दया, मुझे कब जहर दिया गया? यह क्या है? लियोरा ने उलझन में पूछा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि व्यक्तिगत घोषणा शुरू। अनुबंधित एनपीसी लियोरा की मृत्यु हो गई है। अब उसे इवेंट स्पेस से बाहर कर दिया गया है। हम विश्व को बचाने के आपके निरंतर प्रयासों की गहराई से सराहना करते हैं। उसके बाद मंचों के अनुसार हमारे सब पर लगभग सभी एनपीसी किसी रहस्यमय तैरती हुई घटना के कारण हवा में ही मर गए। जांच दल द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उत्सव द्वीप पर जो भी एनपीसी ने कुछ खाया या पिया, वह प्रभावित हुआ। लियोरा ने निश्चित रूप से कुछ खाया होगा और इस प्रकार राक्षस राजा के हस्तक्षेप से हमारा त्योहार जबरन समाप्त कर दिया गया। तारांकन 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 तारांकन। हम पूरी तरह से शक्तिहीन और पराजित थे। हमारा प्रतिद्वंदी, जिसे हम देख भी नहीं सकते थे, दानव राजा के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक था, पिट्टी, घातक विषों का दिव्य विष। इससे एक गहरा संबंध बन गया। पिछली प्रतियोगिता में हारना इसी रणनीति का हिस्सा था। ये तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक हमने सब कुछ खो नहीं दिया। हालांकि ये घटना अलग थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम में से जो लोग मजबूत हो गए थे, जैसे कि मैं और लियोरा, उन्हें भी निर्दयतापूर्वक मार दिया गया। दानव राजा शायद वही है, और वे अधिकारी भी जो अब अपने भौतिक रूप में नहीं हैं। वे बहुत ही जबरदस्त प्राणी थे। मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही है, क्या आपको नहीं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कमजोर प्रतिद्वंद्वियों से लड़ना दिलचस्प नहीं होगा। इस सुगो का अंतिम लक्ष्य दानव राजा को हराना है। अगर यह बहुत आसानी से खत्म हो जाए तो मजा नहीं आएगा। अगर खेल को बहुत जल्दी खत्म किया जा सकता है तो इसकी उथल पुथल के कारण सेवा जल्द ही खत्म हो जाएगी। लियोरा को अब और न देख पाना थोड़ा दुखद होगा, भले ही वह सिर्फ एक एनपीसी है। इसके अलावा प्यारी लियोरा को मार दिया गया, इसलिए पिट्टी को मौत की सजा दी जानी चाहिए, दुष्ट देवता ज़ेफिर के नाम पर। चलो कभी कभार कुछ भूमिकाएं निभाते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, लियोरा, आइए इवेंट पुरस्कारों पर एक नज़र डालें। हाँ, मैं उत्साहित हूँ। ऐसा लगता है कि इस इवेंट की रैंकिंग सब के हिसाब से अलग अलग है।
यह अच्छी बात है कि परिणाम दूसरे सर्वरों से प्रभावित नहीं होते। की जांच करें। सर्वर 1 रैंकिंग। प्रथम स्थान ब्लैक टीम अमेरिका, दूसरा स्थान श्वेत टीम, तीसरा स्थान रेड टीम। ऐसा लगता है कि हमने इसे अपने सर्वर पर प्रथम स्थान पर रखा है। खैर, चूंकि दानव राजा ने बाकी सभी को खत्म कर दिया था, इसलिए ये स्वाभाविक है कि ब्लैक टीम, जिसमें दानव राजा भी शामिल था, जीत गई। एक तरह से दानव राजा अच्छा काम किया। अब आइए सर्वर के भीतर व्यक्तिगत रैंकिंग की जांच करें। प्रथम स्थान ब्लैक टीम ज़ेफिर और लियोरा। ओह, ये जल्दी था। ऐसा लगता है कि गेम प्रशासकों ने हमारे प्रदर्शन को बहुत सराहा। हालांकि मैं कीमिया श्रेणी में केवल तीसरे स्थान पर रहा और कुछ तोड़फोड़ के कारण मूर्तिकला श्रेणी में भी मेरी रैंकिंग नहीं रही। शिवो और लियोरा दोनों की फूलों की क्यारियां नष्ट हो गईं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मूर्तियां दानव राजा को बेची गई थीं। हमारी कमाई भी हमारे इवेंट्स को में योगदान देती है। चूंकि हमने बहुत ज़्यादा कमाई की है, इसलिए हो सकता है कि इवेंट के दौरान ही हमारी सबसे ज़्यादा कमाई हुई हो। यदि ऐसा है तो दानव राजा अच्छा काम है। क्या दानव राजा हमारे पक्ष में हो सकता है? लियोरा पूरी तरह से भावशून्य बानेजाई के साथ जश्न मनाती है। मैं उसकी फैली हुई बाहों की ओर दौड़ता हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हुआ भगवान? यह एक हाई फाइव है लियोरा। हम पहले स्थान पर आए। शाबाशी देने के लिए हवा में ताली मारना। ये कुछ ऐसा है जो दोस्त तब करते हैं जब वे खुश होते हैं। दोस्त, हे, भगवान और मैं दोस्त हैं। सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त। भगवान सिर्फ मेरे दोस्त हैं, मैं अकेला नहीं हूँ शायद। खैर, दानव राजा की मदद से ऐसा लग रहा है कि हम कुछ बेहतरीन इनाम पा सकते हैं। आइए विकल्पों पर गौर करें। ऐसा लगता है कि आप इस इवेंट में अपनी रैंक के आधार पर अंक अर्जित करते हैं। हम उन पॉइंट्स का इस्तेमाल कैटलॉग से आइटम पाने के लिए कर सकते हैं। दोनों श्रेणियों में पहला स्थान पाने से हमें ढेर सारे विकल्प मिलते हैं। जितने ज़्यादा विकल्प होंगे, खेल उतना ही मज़ेदार होगा, है ना? आइए सबसे महंगी वस्तु का दावा करके शुरुआत करें। आदर्श एटेलियर, उत्पादन गतिविधियों के लिए अनुकूलित एक उपस्थान सुविधा। इसे प्रतिदिन केवल एक बार ही दर्ज किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि यह क्या है, लेकिन चलो इस पर चलते हैं। चूंकि यह एक महंगी वस्तु है जो केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम के लिए ही उपलब्ध है, इसलिए इसे खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नतीजतन हमारे पास बहुत कम अंक बचे हैं। हो सकता है कि हमें एक अच्छी वस्तु मिल जाए, अगर वह मिल भी जाए। अंत में, लियोरा, यदि आप चाहें तो कुछ चुन सकती हैं। मैं चाहता हूं कि भगवान मेरे लिए चुनाव करें। क्या ऐसा है? मैं अब दुविधा में हूं। पिछले इवेंट की तुलना में ऐसा लगता है कि युद्ध क्षमता को सीधे प्रभावित करने वाली चीज़ें कम हैं। हालांकि यह उन्हें और ज़्यादा परेशानी भरा बना सकता है। कभी कभी अजीब चीज़ों वाले लोगों से निपटना उन लोगों से निपटने से अधिक कठिन होता है जो केवल मजबूत होते हैं। हमारे पास अभी भी निर्णय लेने का समय है। फिलहाल हम आइडियल एटेलियर का उपयोग करते हैं। हाँ भगवान, अब ये लियोरा का एटेलियर है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियोरा में हास्य की अद्भुत समझ है जिसे पहचानना कठिन है। सेबास, जो कभी हमारे साथ लड़ता था, लियोरा को खूब हंसाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है या लियोरा में कुछ गड़बड़ है। मैंने आदर्श एटेलियर को सक्रिय किया। अचानक मेरे सामने कई छवियां प्रकट हुईं। सिस्टम संदेश आरंभ हो रहा है। कृपया अपना आदर्श एटेलियर चुनें। ऐसा लगता है कि जो तस्वीरें दिखाई गई हैं वे ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें एक कार्यशाला में बदला जा सकता है। मेरा घर भी वहीं है और लियोरा का पारिवारिक घर भी। वे स्थान जहां हम गए हैं, ये आदर्श एटेलियर के लिए विकल्प हैं। अगर ऐसा है तो ये रहा। चलिए अल्ज़विस फर्स्ट के साथ चलते हैं। मैंने जो अल्ज़विस फर्स्ट चुना है वह एक ऐसा किला है जिसे मैंने अपनी सारी दौलत लगाकर बनवाया है। यह एक विशाल, भव्य और अविश्वसनीय रूप से सुंदर किला है। इसका आंतरिक भाग विभिन्न जटिल डिजाइनों से सुसज्जित है। वे स्थान जहां हम गए हैं, ये आदर्श एटेलियर के लिए विकल्प हैं। मैंने जो किला चुना है आर्सविस फर्स्ट, वह एक विशाल और भव्य संरचना है जिसे मैंने अपनी पूरी दौलत लगाकर बनवाया है। यह एक विशाल, विस्मयकारी और अविश्वसनीय रूप से सुंदर किला है। इसका आंतरिक भाग विभिन्न विस्तृत डिजाइनों से सुसज्जित है। मेरी बनाई कृतियों में ये सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे कम लोकप्रिय भी। महल के बीचों बीच एक चित्रफलक है जो मजबूत कांच से घिरा है और जिस पर एक खाली कैनवास प्रदर्शित है। यह विशाल संरचना केवल इन दो वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए मौजूद है। अधिकांश लोग इसके पीछे के उद्देश्य को नहीं समझ पाए तथा इसे अति महत्वाकांक्षी कहा तथा इसकी आलोचना भी की। हालांकि इसमें एक गुप्त तंत्र है। कुछ निश्चित परिस्थितियों में जब सही समय होता है तो चांदनी खाली कैनवास के साथ क्रिया करती है, जिससे एक पेंटिंग प्रकट होती है। ईमानदारी से कहूं तो यह मेरी उत्कृष्ट कृति है। जैसा कि मैंने कहा, जून की रात्रि में वहां जाना प्रतिबंधित है, इसलिए मैंने भी वह पेंटिंग कभी नहीं देखी। एक बार चयन हो जाने पर महल तक पहुंच संभव हो गई। मैं अटोरी को साथ ले आया और हम तुरंत आर्सविस फर्स्ट की ओर चल पड़े। पहले आयोजन की तरह ही ये स्थान एकदम सफ़ेद शून्य था। उस खालीपन में राजसी आर्सविस फर्स्ट शान से खड़ा था। मैं इसे जितनी बार भी देखूं, ये महल मुझे हमेशा प्रभावित करता है। अभिभूत होकर अटोरी नीचे गिर पड़ी। क्या ये आपका घर है भगवान? खैर, आप कह सकते हैं कि यह उनमें से एक है। यह अविश्वसनीय है। महल में जटिल सजावट है, लेकिन अंदर का हिस्सा खाली है। कई कमरे हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी कोई साज सज्जा नहीं है। क्या यह आदर्श कार्यशाला है? जैसे ही मैंने असमंजस में अपना सिर झुकाया, एक अर्धपारदर्शी नियंत्रण पैनल मेरे सामने प्रकट हो गया। अगर मैं यहाँ सामग्री डालूं तो ऐसा लगता है कि मैं सुविधा को उन्नत कर सकता हूँ।
मैंने विश्व वृक्ष से एक पत्ता डालने का प्रयास किया। इससे अपग्रेड पॉइंट्स लगभग 100 बढ़ गए। मैंने यही प्रक्रिया दोहराई और उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। ओह, मैं देख रहा हूँ कि एक औषधि कड़ाही बनाने के लिए उपलब्ध हो गई है। इसके अलावा अब मैं कुछ बुनियादी सामग्री भी खरीद सकता हूँ। ये काफ़ी उपयोगी है। औषधियाँ बनाते समय बोतलें ज़रूरी होती हैं। आमतौर पर मैं चीनी मिट्टी या कांच का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वे महंगे होते हैं और बड़ी मात्रा में मिलना मुश्किल होता है। हालांकि अब मैं बोतलें खरीदने के लिए अनकों का उपयोग कर सकता हूँ। मैं जितनी चाहूँ उतनी औषधियाँ बना सकता हूँ। मैंने तुरंत ही उन अनकों का उपयोग कीमिया उपकरणों का एक पूरा सेट और बोतलों का एक बड़ा स्टॉक खरीदने में किया। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा आर्सविस्फस एक भंडारण शेड में बदल गया था। लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक प्रतिकृति है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यह असली किला होता तो बहुत बड़ी तबाही मच जाती। इसके बाद मैंने एटोरी के लिए एक बागवानी कक्ष और शिव के लिए एक लकड़ी का काम करने वाला कार्यशाला बनाया। आइए अपने उत्पादन कौशल का पूरा उपयोग करें। ऐसा प्रतीत होता है कि कीमिया कौशल का शिखर पारस पत्थर का निर्माण है, लेकिन पारस पत्थर का इस्तेमाल भला किस काम का? निजी तौर पर मुझे हीरे वगैरह ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि वे ज़्यादा कीमती होते हैं। हालांकि इससे पहले एक होमुनकुलस का निर्माण हुआ है। ऐसा लगता है कि मेरा वर्तमान कौशल स्तर और संसाधन इसे बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं एक गोलेम बना सकता हूँ। अटोरी से चर्चा करने के बाद मुझे इवेंट रिवॉर्ड मिला, सुप्रीम गोलेम कोर। मैं उत्साहित हूँ। सामान्यतः गोलेम कोर प्राप्त करने के लिए या तो जंगली गोलेम या रेड बॉस को हराना पड़ता है, या विभिन्न वस्तुओं को मिलाकर इसे तैयार करना पड़ता है। लेकिन पुरस्कार के रूप में सुप्रीम गोलेम कोर प्राप्त करना लागत प्रभावशीलता के मामले में इससे कहीं अधिक मूल्यवान है। इस बार मैंने अपनी सामग्री के रूप में डार्क एलिमेंट खनिजों का चयन किया। यह उन पत्थरों में से एक है जो मैंने अपने मूर्तिकला विभाग के लिए तैयार किए थे। इसकी बनावट चिकनी है, पत्थर का वजन और स्पर्श तो बरकरार है, लेकिन एक अजीब, लगभग चिपचिपा एहसास है। बेशक ये सिर्फ एक रूपक है, क्योंकि अंधेरे आत्माओं के हाथ नहीं होते। चलो शुरू करें। मैंने सही तरीके से कटे पत्थरों में अंधकार पैदा करो का मिश्रण डाला। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इसे अच्छी तरह सोख लिया है। हालांकि अंधकार में ऊर्जा अंततः नष्ट हो जाएगी, लेकिन खनिज धीरे धीरे अंधकार से संतृप्त हो गए और मेरे अनुकूल हो गए। अंधकार तत्व की शुद्धता तेजी से बढ़ी। कुछ पत्थर अंधकार में ऊर्जा का सामना नहीं कर सके और टूट गए। मैंने अंधकार में ऊर्जा को चरम सीमा तक धकेला, फिर पत्थरों को पीसकर रेत बना दिया। मैंने इस काली रेत को एक ऐसी मिट्टी में मिलाया जो उसी तरह अंधकार से सराबोर थी। मैं मिट्टी के काम में भी बुरा नहीं हूँ। कुछ ही समय में मैंने मिट्टी से एक छोटी बच्ची की एक सुंदर आकृति गढ़ ली। अंगों को बनाने के लिए क्रिएट डार्क तकनीक का इस्तेमाल करना सुविधाजनक था। अभ्यास की बदौलत इस पर मेरा नियंत्रण काफ़ी बेहतर हो गया है। इसके बाद मैंने कीमिया कौशल का उपयोग करके आकृति को परिष्कृत किया। जोड़ सावधानीपूर्वक गोल किए गए खनिजों से बनाए गए थे। हड्डियों के लिए मैंने विश्व वृक्ष की शाखाओं का उपयोग किया। मैंने गोलेम कोर को हृदय में स्थापित किया और जांघ के पास प्रतीक को घेरे, जिससे गोलेम में जान आ गई। सक्रिय कौशल, कीमिया, नामकरण, सेक। सुंदर लड़की के आकार का गोलेम अपने आप खड़ा हो गया। हालांकि इसकी हरकतें थोड़ी अकड़न भरी थीं, फिर भी इसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चूंकि इसे मैंने बनाया था, इसलिए गुड़िया जैसा इसका रूप बेहद उच्च गुणवत्ता वाला था। एक ऐसी सुंदरता जो किसी की भी सांसें रोक लेगी। लड़की के आकार वाली गोलेम सेक ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा झुका। हालांकि उसने पलकें नहीं झपकाईं। जाहिर है मैं उसे यह क्षमता देना भूल गया था। ऐसा लगता है कि मुझे उसकी पलकें कार्यात्मक बना देनी चाहिए थीं। अब चलो अपने कौशल का चयन करें। हाँ मास्टर, मैं चाहता हूं कि आप उत्पादन और संग्रहण का काम संभालें। क्या ये ठीक है? हाँ मास्टर, बहुत अच्छा। सुप्रीम गोलेम कोर की बदौलत सेक को 8 कौशलों से लैस किया जा सकता है। हालांकि मैं संख्या नहीं बढ़ा सकता, लेकिन 8 पर्याप्त से ज्यादा हैं। चयन किए गए नाम सेक, लिंग कोई नहीं, स्तर 70, जाति एबिस गोलेम, नौकरी मुख्य नौकरानी, जादू एवरडार्क मैजिक 70, उत्पादन स्मिथिंग 70, कौशल उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन, सभा 70, बड़े पैमाने पर उत्पादन 70, सेना कमान 70, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, कौशल सुधार, जादुई शक्ति नियंत्रण सुधार, सहायक 70, आंकड़े हमला 350, जादुई हमला 350, स्थायित्व 350, चपलता 350, भाग्य 350, शीर्षक सुप्रीम गोलेम। ये सेक के आंकड़े हैं। सुप्रीम गोलेम कोर की बदौलत उसने 70 के स्तर से शुरुआत की। हालांकि इससे आगे बढ़ना असंभव लगता है। यदि मैं गोलेम मास्टरी कौशल हासिल कर लूं तो मैं उसे विकसित कर सकता हूं। मैंने उसे पूर्व एल्फ राजकुमार के पास बार बार जाने से बचने के लिए स्मिथिंग दी थी। उसके साथ सिर्फ तभी जुड़ना मेरे लिए संभव नहीं है जब मुझे अपने मृत्यु भरे साए हथियार को बेहतर बनाने की ज़रूरत हो। फिलहाल मैंने एक भट्टी स्थापित की है। मैंने सेक को लोहारी का काम सौंपा था। वह अयस्कों को कुशलता से संभालती थी। मुझे और अधिक गोलेम कोर चाहिए। चूंकि मैं चाहता था कि सेक अंततः गोलेम का प्रबंधन करे, इसलिए मैंने उसे आर्मी कमांड कौशल भी दिया। जल्द ही उसने एक छोटी दरांती बनाना समाप्त कर दिया। यह हथौड़ी का फेंकने वाला हथियार है। यह उसका उप हथियार भी है। आखिरकार उसका हुनर दरार कला है। वह बड़ी और छोटी दोनों तरह की दरांतियां आसानी से चला सकती है। मैं हमेशा से एक दरांती चाहता था, लेकिन युद्ध के लिए उपयुक्त दरांती खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं थी। कृषि यंत्रों की आक्रमण शक्ति बहुत कम थी। इससे अटोरी के उपकरणों को काफ़ी उन्नत किया जा सकता है। आइडियल एटेलियर और सुप्रीम गोलेम के बीच हमारी युद्ध क्षमताएं काफ़ी लचीली लग रही हैं। फिर मैंने सेक को अटोरी के लिए एक अतिरिक्त बड़ी दरांती और शिव के लिए एक बड़ी ढाल बनाने का आदेश दिया। उत्पादन घर में ही होना अच्छी बात है।
चलो अब अटोरी को छोटी दरांती का परीक्षण करने दें। मैं सेक को साथ लेकर अटोरी के स्थान की ओर चल पड़ा। ये महल के बाहर था। अंदर काम करने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर कुछ सजावट कर रही हो। ढेर सारी मिट्टी बिछाई गई थी और ऊपर एक जादुई औजार मंडरा रहा था जो कृत्रिम धूप पैदा करता था। मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए अटोरी तुरंत खड़ी हो गई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। भगवान, वह नंगा व्यक्ति कौन है? ओह, वह सेक है, एक गोलेम जिसे मैंने बनाया है। वाह, भगवान द्वारा निर्मित एक गोलेम, मानवता की जगह लेने वाली एक नई प्रजाति। अटोरी ने सेक के सामने अपना सिर झुकाया। लगता है अटोरी के मन में मेरे द्वारा रची गई गोलेम की गतिशीलता स्थापित हो गई है। मैंने उसके सिर पर थपथपाया। अटोरी, गोलेम तो बस गोलेम है, वह भी तुम्हारी अधीनस्थ है। उसका अच्छा उपयोग करो। हाँ, मैं करूँगा। तुम सबसे महत्वपूर्ण हो अटोरी। मैं भगवान का नंबर 1 हूँ। मैं हूँ। अटोरी अपने आप से बुदबुदाने लगी। मैंने उसे अगली बार छोटी दरांती का परीक्षण करने को कहा। पहले कुछ हल्के वार किए। अपनी सामान्य व्यापक दरांती तकनीक के बजाय उसने तीखे करने वाले वारों की एक श्रृंखला की। अटोरी ने धीरे से बुदबुदाना शुरू कर दिया। मैंने उसे रोका और छोटी दरांती का परीक्षण करवाया। पहले कुछ हल्के वार किए। अपनी सामान्य जंगली दरांती तकनीक के बजाय उसने कई सटीक वार किए। ऐसा लगता है कि उसे इसकी आदत हो गई है। ये संभवतः एक ठोस उप हथियार साबित होगा। इसका विशेष प्रभाव बढ़ा हुआ रक्तस्राव मामूली घाव से भी काफ़ी रक्तस्राव का कारण बनता है। इसके बाद उसने उसे फेंकने की कोशिश की। इसमें थोड़ा अभ्यास लगेगा, लेकिन यह आशाजनक लग रहा है। अगर यह आगे भी अच्छा चलता रहा तो हो सकता है कि मैं उसे अगले कौशल के साथ फेंकने का कौशल भी सिखा दूँ। हे भगवान, यह अच्छा है। मुझे खुशी है। अब से क्या तुम कुछ और बना सकते हो? मैं सामग्री यहीं छोड़ देता हूँ। तुम निम्न श्रेणी की सामग्री के लिए विश्व वृक्ष के पत्ते देकर अंक अर्जित कर सकते हो। मैं कुछ छोड़ दूंगा, इसलिए बेझिझक उनका उपयोग करो। सेक ने थोड़ा सिर हिलाया और कार्यशाला में वापस आ गया। फिलहाल हमारा लक्ष्य गोलेम कोर हासिल करना बन गया है। अगर हम गोलेम का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकें तो उत्पादन के मामले में हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। सामान्य गेम प्ले में बहुत ज़्यादा गोलेम होना परेशानी भरा हो सकता है। हालांकि हमारे पास एक गुप्त हथियार है, द आइडियल एटेलियर। पर्याप्त उत्पादन सुविधाओं के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में कारीगर हैं। निम्न स्तरीय गोलेम कोर भी छोटे मोटे कामों को बहुत आसान बना देंगे। मध्यम स्तरीय कोर हमारी लचीलेपन को काफ़ी बढ़ा देंगे और अगर हमें उच्च स्तरीय कोर मिल जाए तो हम अजय हो जाएंगे। हम मुख्य रूप से गोलेम का उपयोग उत्पादन के लिए करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो तो हम उन्हें एक लड़ाकू बल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोलेम की एक सेना का नेतृत्व करना पूरी तरह से संभव है। वास्तव में अटोरी की जाति उच्च मानव ऐसे कौशलों का खजाना है। इस गेम सुगो में सीमित कौशल नामक एक विशेषता है। उदाहरण के लिए अंधेरा बनाएं, अंधेरा आभा और अंधकार का उन्माद जैसे कौशल केवल अंधकार में आत्माओं के लिए हैं, जबकि कागुरा और समन जैसे कौशल केवल तीर्थस्थल की युवतियों के लिए हैं। इसी प्रकार कुछ कौशल विशिष्ट जातियों से जुड़े होते हैं। उनमें से उच्च मानव के पास सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए कई कौशल हैं। अच्छा, क्या हम कालकोठरी पर विजय प्राप्त करेंगे? हाँ, हे भगवान, सिर्फ हम दोनों? जैक और अन्य लोग भी यहाँ हैं। हैरानी की बात यह थी कि इस बार मैं अपने कुछ दोस्तों में से एक रासेत्सु के साथ काम कर रहा था। हम दोनों ने मिलकर एक कालकोठरी साफ करने का फैसला किया था। रासेत्सु बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करता है और जब हम बात करते हैं तो वह ज़्यादातर खेल के बारे में होती है। कभी कभी टीम बनाना कोई मुद्दा नहीं है। इस कालकोठरी अन्वेषण के लिए हालांकि हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम सभी इसे अपने अपने तरीके से अकेले ही कर रहे हैं। आखिरकार अकेले खेलने वालों का ही बोलबाला होता है। अब हम तीसरे क्षेत्र में हैं, अग्योतेन सिटी आरुमज़म। इसे कालकोठरी शहर के रूप में जाना जाता है, जिसके बीच में एक विशाल कालकोठरी है। ये 10 मंजिलों वाला एक मध्यम आकार का तहखाना है। शहर अपने आप में चहल पहल भरा था। चौड़ी सड़कें थीं जिन पर गाड़ियां आसानी से आ सकती थीं। किनारे किनारे सड़क पर लगी दुकानों से भरे हुए थे, जिनसे अजीबोगरीब अनजानी खाने की खुशबू आ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह शहर अधिकतर पशु मानवों द्वारा बसा हुआ है। वहाँ बिल्ली के कान वाले बहुत सारे मांसल साहसी लोग घूम रहे थे। एक कालकोठरी शहर होने के नाते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ के ज़्यादातर निवासी लड़ाके थे। अटोरी एक उच्च मानव होने के नाते शायद यहाँ सबसे अलग नजर आएगा। लगभग 5 जयबख्तरों से बचने के बाद अटोरी अंततः साहसी लोगों के संग में पहुंच गया। यह एक खुरदुरा सा दिखने वाला गिल्ड था, एक गुंडागर्दी भरी शराबखाना जहां तरह तरह के बदमाश जमा होते थे। जैसे ही अटोरी अंदर दाखिल हुई उसकी तरफ जानलेवा निगाहें उठने लगीं, लेकिन उस छोटे से क्रूर रीपर ने उनकी परवाह नहीं की। वह साहपूर्वक काउंटर पर बैठ गई और दूध का ऑर्डर दिया। लेकिन हमारे पास बच्चों के लिए कोई मेनू नहीं है। क्लर्क, जो साफ तौर पर उसे नीची नज़र से देख रहा था, एक गिल्ड कर्मचारी माना जाता था, लेकिन इस जगह पर उच्च मानव के प्रति गहरी विरोधी भावना थी। या शायद ये क्षेत्रीय व्यवहार का मामला था, क्योंकि क्लर्क एक भेड़िया मानव था। अटोरी ने अपना सिर झुकाया। अन्य संघों में भी ये था। क्या ये संघ गरीब है? उद्धरण चिन्ह ... तुम छोटे बदमाश, तुम मरना चाहते हो? कैसे? अटोरी चुपचाप क्लर्क को देखता रहा। उसकी जबरदस्त मौजूदगी, इस छोटी सी बच्ची के खामोश दबाव ने क्लर्क को पल भर में पीला कर दिया। अटोरी, जो अकेले ही रेड बॉस को हरा सकती थी, कोई गैर लड़ाकू क्लर्क उसका विरोध नहीं कर सकता था। कांपते हुए क्लर्क कांपने लगा जब कोई अटोरी के पास बैठ गया। इस राक्षस को शायद इसका एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि अटोरी की धमकी केवल क्लर्क को ही लक्षित थी। यह इंसान यहाँ क्या कर रहा है? नौकरी के लिए आया है या तुम सचमुच खुद को एक साहसी कह रहे हो?
तुम यहाँ इसलिए तो नहीं आए हो कि यारुमज़म से मोहब्बत हो गई है ना? मैं नहीं आया हूँ, मैं काम के लिए आया हूँ। ये बात मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। एक कमज़ोर इंसान इतना सख्त व्यवहार कर रहा है। क्या मुझे तुम्हें कुचल देना चाहिए? धन्यवाद मेरे प्रभु। नए मेहमान को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए अटोरी ने खुशी खुशी मेरे दिए हुए पे का घूंट लिया। उसके बगल में बैठा भेड़िया लड़का साफ तौर पर चिढ़ा हुआ था। उसने क्रोध में अटोरी का पे छीनने की कोशिश की, लेकिन वह शिवों के जाल में फंस गया। ओ प्यारे, मैं सचमुच किसी आदमी को इस तरह बंधा हुआ नहीं देखना चाहता। ये क्या बकवास है? मुझे छोड़ दो। क्या तुम कोई वश में करने वाले हो या कुछ और? तुम्हें लगता है कि तुम इसलिए मजबूत हो क्योंकि तुम किसी और की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो? अरे तुम सब लोग इस आदमी को मार डालो। क्या आप स्वयं दूसरों पर निर्भर नहीं हैं? जैसे ही मैंने हताश होकर आह भरी, अन्य साहसी लोग भी खड़े हो गए। सबने अपने अपने हथियार तैयार कर लिए और सबने शिवों की ओर तान दिए। ऐसा लग रहा था मानो गिल्ड में घमासान मचने वाला है। अटोरी का रैंक कार्ड शायद यहीं दिखाई दे रहा हो। जब मैं ये सोच ही रहा था कि कुछ साहसी लोग अचानक बेहोश हो गए। जो जानवर नीचे नहीं गिरे थे वे इतने सदमे में थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद जो दिखाई दिया वह एक हाथ वाला बूढ़ा आदमी था। जैक जैक, क्या बात है अटोरी दोनों? ये मूर्ख बात करने लायक भी नहीं है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मैंने गलती की है, यह अभिशप्त है और कोई भी उपचार इसे ठीक नहीं कर सकता। हो। पुनर्जनन कौशल का उपयोग करने के बारे में आपका क्या विचार है? अगर मुझे यह मिल भी जाए तो ये दूर के भविष्य की बात होगी। इस बूढ़े शरीर के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए जैक जैक ने अपनी खून से सनी तलवार म्यान में डाल ली थी। गिरे हुए जानवरों के ऊपर से कदम रखते हुए जैक जैक अटोरी के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। हल्के से सिर हिलाकर उसने क्लर्क को ऑर्डर दिया, मैं थोड़ी शराब पी लूंगा। कुछ फल वाला पे अच्छा रहेगा। यह नहीं हो सकता, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। क्लर्क हकलाते हुए बोला, काम रहा था। आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ की अनुमति है? 2 इरेंट के साहसी लोग बोल रहे हैं, आपको क्या कहना है? मुझे पता है कि यह शहर जानवरों का पक्षधर है और यह आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर आप भेदभाव करने जा रहे हैं तो गिल्ड के बाहर करें। गिल्ड सिद्धांत रूप में एक संगठन है। ए रैंक ये बच्चा है। ये गिल्ड अब भी पहले की तरह निम्न स्तर का है। मैं इसकी रिपोर्ट गिल्ड मुख्यालय को दूंगा। एक ए रैंक वाले साहसी व्यक्ति की बात का वजन होता है। ये तो अधिकार का दुरुपयोग है। ये सब तुम पर ही आया है। रुको, कृपया रुको, मुझे परवाह नहीं है। चलो अटोरी दोनों। जैक जैक खड़ा हो गया और अटोरी को तिरछी नज़र से देखा। चलो अब कालकोठरी में उतरते हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ, अच्छा, चलो चलें। अगर आपके पास कोई ऐसा उपकरण या हथियार है जिससे श्राप दूर हो सकते हैं तो कृपया उन्हें साझा करें। आगे चलकर हम अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। समझ गया। बातचीत हमेशा परेशानी वाली होती है। खैर, अगर बात नहीं बनी तो हम रिश्ते तोड़कर एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। हम कालकोठरी की तरफ बढ़े। ये 1000 परिवर्तनशील भूल भुलैया अरीरी रथा। पहली मंजिल एक जटिल भूल भुलैया थी जो हर हफ्ते बदलती रहती थी। कालकोठरी का लेआउट, राक्षस, वस्तुएं और यहाँ तक कि जाल भी सब बेतरतीब थे। हालांकि गोलेम अक्सर दिखाई देते थे। यह आकस्मिक खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं है, लेकिन पुरस्कार विविध हैं और ड्रॉप दरें अन्य कालकोठरियों की तुलना में बेहतर हैं। ये कालकोठरी एक खजाना शिकारी का सपना है। हमने रासेत्सु की टीम के साथ मिलकर कालकोठरी पर हमला शुरू किया। हम तुरंत 2 समूहों में बढ़ गए और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तलाश करने लगे। भूल भुलैया में मंद रोशनी थी। हम लालटेन से लैस थे और हमने सहायता के लिए एक कमजोर कुत्ते को बुलाया था। शिवो ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उसके पास नए उपकरण थे जिनमें 2 छोटी ढालें और एक बड़ी ढाल उसकी पीठ पर बंधी हुई थी। ये सभी सेक ने ही बनाए थे। अपनी ध्वनि तरंग कौशल का उपयोग करते हुए शिवो ने जाल की उपस्थिति का पता लगा लिया। अपनी थैली से एक छोटा सा पत्थर निकालकर उसने जाल के रास्ते में फेंका। तुरंत ही एक भालू का जाल प्रकट हुआ और उसने पत्थर को कुचलकर धूल में मिला दिया। शिवो जाल के सटीक विवरण को नहीं समझ सकती, इसलिए यह अच्छी बात है कि उसके पास जाल को परखने के तरीके हैं। ईमानदारी से कहें तो हमने पहले कभी किसी तहखाने को पूरी तरह से साफ नहीं किया है। ये भूगर्भ गृह वास्तव में कालकोठरी नहीं था और हमने गोल्डन ट्री सी डेल्सेगाना की सबसे निचली मंजिल भी कभी नहीं देखी। कालकोठरी पर विजय पाना ये हर गेमर का सपना है। मैं इस बार सबसे गहरी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूँ। अटोरी ने एक छोटी सी दरांती फेंकी जो पास आ रहे एक राक्षस की खोपड़ी में जा लगी। जो राक्षस दिखाई दिए उनमें ज़ॉम्बी, गॉब्लिन, ऑर्क्स, हाई ऑर्क्स और एक बड़ा पक्षी शामिल था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चलो इस पक्षी का मूल्यांकन कर लेते हैं, बस मामले की गंभीरता को देखते हुए। स्तर 13, प्रजाति कॉकट्राइस, नौकरी जादूगर, जादू, जल जादू 15, कौशल पत्थरीकरण हमला, शत्रु प्रतिरोध में कमी। मैं सिर्फ ज़रूरी जानकारी ही बताऊंगा। सच कहूं तो यह एक कमज़ोर प्राणी है। हालांकि कॉकट्राइस को आमतौर पर एक मजबूत राक्षस माना जाता है, लेकिन इस स्तर पर यह कोई खतरा नहीं है। शेओ अत्री के सामने आता है। शेओ अपने एक्शन इनहिबिशन रेजिस्टेंस से पत्थरीकरण को निष्प्रभावी कर सकता है। कॉकट्राइस शत्रु प्रतिरोध न्यूनीकरण का उपयोग करता है, लेकिन यह प्रतिरक्षा के विरुद्ध काम नहीं करता। चूंकि मेरे पास भी यही कौशल है, इसलिए मैं समझता हूं कि यह कैसे काम करता है। कॉकट्राइस वर्तमान पक्षाघात। मैंने उस हाई ऑक को रोक दिया जो हमला करने ही वाला था। इसके तुरंत बाद अत्री ने किलिंग ब्लेड से भरपूर एक शाइनिंग स्लैश छोड़ा। एक ही समय में प्रकट हुए सभी राक्षस आधे आधे काट दिए गए। गिरे हुए सामान के बीच एक बाली लुढ़क गई। उसका मूल्यांकन करने के बाद मुझे लगा कि इसका असर कमज़ोर है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे ले लूं या नहीं। चलो इसे एक गोलेम के लिए उठा लेते हैं जिसे मैं भविष्य में लेने की योजना बना रहा हूं।
पहली मंजिल पर ज्यादा चुनौती नहीं होगी, बस जाल से सावधान रहना होगा। हाँ, समझ गया। हालांकि ये काफ़ी असुविधाजनक है कि हम कालकोठरी के अंदर आइडियल एटेलियर का उपयोग नहीं कर सकते। वह वस्तु अस्थायी आवास और उपकरणों के भंडारण दोनों के रूप में उपयोगी है। मैदान में तो यह एक बेहद उपयोगी उपकरण है, लेकिन इस कालकोठरी के अंदर यह बिल्कुल शक्तिहीन है। विश्राम स्थल भी कालकोठरी के अंदर हैं। यह मुश्किल है, हम पर कभी भी हमला हो सकता है। कालकोठरी पर विजय पाने की यही मुश्किल है। मैं चलते हुए मानचित्रण कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम शायद रास्ते से भटक गए हैं। शायद यही बेहतर होगा कि हम शुरुआती बिंदु पर फिर से इकट्ठा हो जाएं। जहां तक रासेत्सु के साथ हमारे सहयोग का प्रश्न है तो यह इस प्रकार है। मूलतः हम दोनों एकल प्रदर्शन कर रहे हैं। हम नक्शे की जानकारी और जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उन्हें आपस में साझा करते हैं। जिसे कोई खास चीज़ चाहिए होती है उसे मिल जाती है, इस तरह की व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे लिए कोई तलवार गिरती है तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर हम बॉस लड़ाइयों के लिए टीम बनाते हैं। यह एक ढीला पार्टी खेल है जिसमें हम शामिल होते हैं। जाहिर है, हम कालकोठरी के अंदर दोस्तों को चेक भी नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों को संदेश भेज सकते हैं जो कालकोठरी में नहीं हैं। पीछे लौटने की कोशिश करते समय हमारी नज़र एक खजाने के संदूक पर पड़ी। एक खजाने का संदूक। लियोरा छाती से एक कदम पीछे हट गई। ऐसा लगता है कि वह उस समय को याद कर रही है जब शिवो ने उसे लगभग मार ही डाला था। तब से ये लियोरा के लिए एक आघात बन गया है। शायद जब हमने उस खिलाड़ी से लड़ाई की जिसने अपना आघात उजागर किया था, तब भी ये पुनः प्रकट हुआ था। लियोरा, क्या तुम इसे खोलना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियोरा ने अपना सिर जोर से इधर उधर हिलाया। वैसे अगर मैंने कहा होता, लियोरा चलो इसे खोलते हैं, तो शायद वह आंसू भरी आंखों से इसे खोलती। लेकिन मैंने जानबूझकर सिर्फ यही पूछा कि क्या वह खोलना चाहती है। फिर भी खजाने की पेटियां किसी भी कालकोठरी का मुख्य आकर्षण होती हैं। इसे खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैंने शिवो से इसे दूर से खोलने को कहा। जैसे ही संदूक खुला, तंतु बाहर निकल आए। ये सचमुच एक नकलची था। नकलची लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों बराबरी पर थे, उनके तंबू एक दूसरे से गुथे हुए थे। मुझे रस्साक्षी की याद आ गई। हारने वाला खा लिया जाएगा। शिवो हावी था। लियोरा के साथ समय बिताने की बदौलत उसका युद्ध अनुभव और स्तर बढ़ गया था। हालांकि चूंकि यह एक गतिरोध बन रहा था, इसलिए मैंने मिमिक को जहर देने के लिए वर्तमान जहर का इस्तेमाल किया। लियोरा, अब तुम मदद कर सकती हो। हाँ मेरे भगवान। लियोरा अभी भी पास आने में हिचकिचा रहा था, दूर से शाइनिंग स्लैश फायर करता रहा। मिमिक्स जैसे एचपी टैंक वाकई बहुत परेशानी वाले होते हैं। इससे भी अधिक भयावह उनकी शक्ति है जो कालकोठरी के तल या पद से संबंधित नहीं है। वैसे जब तक वे तुम्हें पकड़ नहीं पाते तब तक कोई समस्या नहीं है। आखिरकार नकलची हार गया। उसने एक रहस्यमयी मुखौटा गिरा दिया। मैं बाद में उसका मूल्यांकन करूंगा। लियोरा मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। मैंने शिवो को हरा दिया। उद्धरण विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण। यही आपका भविष्य है। उद्धरण विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण। चुप रहो, भगवान केवल मुझसे प्यार करते हैं, केवल मुझसे। शिवो की परवाह न करते हुए लियोरा तेजी से उस जगह की ओर बढ़ी जहां मिलना था। उस मिमिक के अलावा पहली मंजिल पर कोई और खतरा नहीं था। हमने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया और प्रारंभिक बिंदु पर लौट आए। जैक चटाई पर बैठा आराम से चाय का आनंद ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई भंडारण की वस्तु हो, क्योंकि वह ढेर सारा सामान लिए हुए है। यद्यपि यह कौशल आइटम बॉक्स जितना सुविधाजनक नहीं है, फिर भी कौशल स्लॉट को बचाना महत्वपूर्ण है। लियोरा की उपस्थिति को देखते हुए उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ओह लियोरा दोनों, यह पाया। वास्तव में ये यहाँ से केवल 1 घंटे की पैदल दूरी पर है। इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। बिल्कुल नहीं, ये भाग्य और संयोग की बात है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैक ने हमारे साथ एक हाथ से बनाया हुआ नक्शा साझा किया। इससे अगर हम किसी जाल में फंस भी जाएं और अलग हो जाएं, तो भी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। हमने बूढ़े योगिनी का पीछा किया। जैक एक बहुत ही शक्तिशाली एनपीसी है, हालांकि लियोरा जितना बेतुका नहीं। वह पारंपरिक रूप से एक मजबूत किरदार है। उसकी विशेषता हत्या है। कालकोठरी में घूमने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। उसकी तलवार पास आ रहे राक्षसों की कमजोरियों को सटीकता से भेद देती है। ऐसा लगता है कि वह ज्यादा काला जादू नहीं करता। वह गायब होने, अपनी उपस्थिति छिपाने, आवाज़ों को शांत करने और इसी तरह के जादू में माहिर है। कुछ ही देर में हम सीढ़ियों तक पहुंच गए। तो ठीक है लियोरा दोनों, पहले चलो ऊपरी मंजिल पर नजर डालते हैं। फिर हम यहाँ आराम करेंगे और खाना खाएंगे। खाना। शिवो को ऊपरी मंजिल की खोज के लिए भेजने के बाद लियोरा ने खाना शुरू कर दिया। इस तरह हम चौथी मंजिल तक पहुंच गए। ये पूरी कालकोठरी एक भूल भुलैया है। ये बेहद उबाऊ है। चूंकि हम 2 समूहों में बटे हुए हैं, इसलिए हम किसी तरह काम चला रहे हैं। हम पहले से ही खेल के दौरान 2 दिनों से कालकोठरी में भटक रहे हैं। रात हो गई है। मैं शिवो दोनों का बहुत आभारी हूँ। पालतू राक्षसों को नींद की जरूरत नहीं होती। शिवो की विशेषता निगरानी रखना है। उसे सोने की जरूरत नहीं है। उसकी सहनशक्ति बहुत ज्यादा है और उसके पास सोनिक वेव कौशल भी है। अगर दुश्मन अचानक आ भी जाएं, तो भी वह उन्हें रोक सकता है और अपनी भीड़ नियंत्रण क्षमताओं से समय बचा सकता है। मैंने आराम करने के लिए एक डार्क मोड हाउस बनाया। मैंने इसका आकार मामूली रखा। 2 निजी कमरे पर्याप्त होंगे। लियोरा और बाकी लोगों ने कैंप फायर जलाया। लगता है कालकोठरी में हवा का कोई रहस्यमय प्रवाह है, इसलिए आग का इस्तेमाल कोई समस्या नहीं लगती। आइए उन मार्शमेलो को भून लें जिन्हें हमने माइक्रो ट्रांजैक्शन से खरीदा है।
मैंने पहले कभी मार्शमेलो नहीं भुने। इन्हें खाने के लिए मुझे इन्हें प्रकट करना होगा, लेकिन मैं इन्हें खा नहीं सकता, इसलिए ऐसा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आग की चिंगारी भड़कती है, गर्म हवा सुकून दे रही है, टिमटिमाती लपटें मंत्रमुग्ध कर रही हैं। लियोरा चुपचाप खा रही है और जैक भी यही कर रहा है। तनावपूर्ण माहौल अब शांत हो गया लगता है। जैक ने मार्शमेलो का स्वाद चखने के बाद दिलचस्पी से बात की। लियोरा डोनो, क्या हम थोड़ा प्रशिक्षण ले सकते हैं? प्रशिक्षण? वास्तव में मैं चाहता हूं कि तुम और भी मजबूत बनो, लियोरा डोनो। जैक मुझसे कमजोर है, सच है, लेकिन इस दुनिया में ताकत कई रूपों में आती है। जैक खड़ा हो गया। कैंप फायर से चिंगारियां निकल रही थीं। एक क्षण बाद लियोरा भी अपनी दरांती पकड़े खड़ी हो गई। चूंकि मेरे पास पुनरुत्थान औषधि है, वे बिना रोक टोक के प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये औषधि प्रशिक्षण और बातचीत दोनों के लिए उपयोगी है। विश्व वृक्ष अमर रहे। मैं अन्य रेड बॉस की सामग्री का भी उपयोग करना चाहूंगा। चलो अभी के लिए हत्या से बचें। बूढ़े आदमी का झुर्रियों वाला चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया। वर्तमान लियोरा डोनो मेरी क्षमता से थोड़ा परे है। लियोरा ने हल्की सी सहमति दी। कालकोठरी की रात में बूढ़ा योगिनी और उच्च मानव युवती आपस में भिड़ गए। लियोरा, जिसे जमीन पर पटक दिया गया था, के चेहरे पर एक भावशून्यता थी। वह पूरी तरह से पराजित हो चुकी थी। उसे कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी और उसे बस जमीन पर पटक दिया गया था। इस समय तक लियोरा काफी बढ़ चुकी है। उसकी स्पीड बफ्स को देखते हुए उसे जैक के सामने टिके रहना चाहिए था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि लियोरा जमीन पर रेंगने लगी। अनुभव में अंतर। अगर यह मौत की लड़ाई होती तो लियोरा शायद जीत जाती। वह केसर के पंख का इस्तेमाल करके तुरंत मौत से बच सकती थी, भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए येसोड के पंख पर भरोसा कर सकती थी और अपनी प्रतिद्वंद्वी का सिर काट सकती थी, भले ही इस प्रक्रिया में उसे कुछ चोटें भी लगी हों। जरूरत पड़ने पर वह किलिंग ब्लेड से अपनी प्रतिद्वंद्वी की गति धीमी कर सकती थी। हालांकि जैसे ही यह एक औपचारिक मैच बन गया, लियोरा की कमजोरियां उजागर हो गईं। लियोरा अविश्वास से उसके कांपते हाथों को देखती रही। मैं क्यों हार गया? मैंने जो प्रयोग किया वह एक साधारण मार्शल आर्ट था। यह किसी देवता द्वारा प्रदत्त कौशल नहीं था, बल्कि एक ऐसी तकनीक थी जिसे मानवता ने स्वयं विकसित किया था, एक बाहरी कौशल। बाहरी कौशल। मूलतः मनुष्यों के पास कोई कौशल नहीं था, लेकिन देवी विश्व की दया से हमें दानव भगवान के खिलाफ लड़ने के लिए कौशल प्रदान किए गए। अतीत में मनुष्य केवल अपनी विकसित बुद्धि और तकनीकों से ही युद्ध लड़ते थे। दूसरे शब्दों में, बिल्कुल हमारी तरह। मैंने जो प्रयोग किया वह बाहरी कौशलों में से एक था, विशेष रूप से एक मार्शल आर्ट जिसे आत्मा की दुनिया में जुजुत्सु के नाम से जाना जाता है। जैक का स्पष्टीकरण सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं समझ गया, जुजुत्सु का इस्तेमाल बिना किसी कौशल या कला का चयन किए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप फेंकने की तकनीक के कौशल के बिना भी कुछ फेंक सकते हैं, और आप बातचीत के कौशल के बिना भी बातचीत कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं बिना दरांती तकनीक के दरांती का इस्तेमाल करता हूँ। वैसे अब मैं दिव्य प्रकटीकरण के लिए एक पारंपरिक हथियार, एक शस्त्र तलवार रखता हूँ। दरांती तकनीक कौशल के बिना मैं अब दरांती का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे अनुबंध बफ्स आत्माओं के साथ साझा किए जाते हैं, लेकिन गैर बफ तकनीकें जैसे कि साइड तकनीक साझा नहीं की जा सकती हैं। जब लियोरा खुद को मुश्किल हालात में पाती है तो दरांती उसका सबसे कारगर हथियार है। ये हथियार ऐसे माहौल के लिए डिजाइन किया गया है जहां उसे मुश्किल होती है, जैसे संकरी जगहें या घर के अंदर की लड़ाइयाँ। काल्पनिक परिस्थितियों में तलवारें वास्तविकता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। भालों से बड़े राक्षसों को मारना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनका ब्लेड बहुत छोटा होता है। इसके विपरीत तलवार का वजन उसे कठिन विरोधियों को चकनाचूर करने में सक्षम बनाता है। अक्सर ब्लेड में विशेष प्रभाव अंतर्निहित होते हैं और ब्लेड का सतह क्षेत्र जितना बड़ा होता है, अंतिम नुकसान उतना ही अधिक होता है। जैसा कि कहा गया है, भले अपनी पहुंच के कारण अभी भी मजबूत हैं। जैक बोला, तुम ट्रैप डिटेक्शन स्किल के बिना भी जाल के आर पार देख सकते हो और मार्शल आर्ट के बिना भी तेजी से आगे बढ़ सकते हो। रासेत्सु ने बताया था कि तुम निंजा जैसे हो। मैं तुम्हें ये हरकतें सिखाने की योजना बना रहा हूँ, लियोरा डोनो। समझ गए सेंसेई? ओह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद दोनों के बीच हल्की बहस हुई। जैक का कौशल सेट विशेष रूप से मजबूत नहीं है, फिर भी उसके युद्ध कौशल असाधारण है। संभवतः बदला लेने की अपनी क्षमताओं को निखारने में उसने सदियों का समय लगाया है। अत्री, अगले राउंड के लिए तैयार हो? हाँ मेरे भगवान, एक बार और। जैक ने शांतिपूर्वक सिर हिलाया तो अत्री आगे बढ़ गया। अच्छे से। अत्री ने ऑफरिंग डांस ऑफ स्विफ्ट एस्केप का उपयोग करके अंतर को कम किया, लेकिन जैक ने एक काउंटर आर्ट के साथ लाभ को नकार दिया, केवल एक हल्के उंगली आंदोलन के साथ दरांती के बड़े झटके को रोक दिया। एक धागे ने अत्री का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। उस क्षण भर में आग की लपटें उसके कपड़ों को अपनी चपेट में ले चुकी थीं। तेल उसके ऊपर छिड़का गया था और आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। समस्या नुकसान की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि आग ने उसकी आंखों को कैसे धुंधला कर दिया था। यद्यपि उसने फ्लैश के साथ उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे कंधे से धक्का देकर पकड़ लिया। ये प्रभावशाली है कि आग की लपटें आपको परेशान नहीं करती, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। ये तो बस ध्यान भटकाने वाली बात थी। उच्च स्तरीय लोग ऐसी आग से नहीं मरेंगे, लेकिन फिर भी इससे नुकसान होगा और अंततः वे हार जाएंगे। जब वे दोनों जल रहे थे, जैक ने शांतिपूर्वक आग बुझाने वाली औषधि का प्रयोग किया। उन्होंने अत्री की ज्वाला भी बुझा दी। जैक अपरंपरागत रणनीति का मास्टर प्रतीत होता है। अत्री बल प्रयोग पर निर्भर है, लेकिन जैक गंदी चालों में माहिर है। मुझे उससे थोड़ा जुड़ाव महसूस होता है। अत्री की रणनीतियां जटिल लग सकती हैं क्योंकि मैं उसके साथ हूं, लेकिन असल में उसका तरीका ज्यादातर आक्रमण करो और मार डालो वाला होता है। हमारे बीच का तालमेल इसे और भी सामरिक बना देता है।
जैक जैक के तरीके अत्री की लड़ाई शैली में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। यह महसूस करते ही अत्री की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। मेरा भगवान मुझ पर अधिक भरोसा करेगा। हे, तुम थोड़े डरावने हो, मुझे और सिखाओ सेंसेई। तुम बहुत प्यारे हो। एक बार फिर मुझे जैक जैक के साथ बढ़ती हुई मैत्री भावना महसूस हुई। यहाँ गेम प्ले का उद्देश्य आपके अनुबंधित एनपीसी को कैसे विकसित किया जाए इस पर केंद्रित प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में, किसी चीज़ का पोषण करना वास्तव में सामग्री का एक स्रोत हो सकता है। मैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि जैक जैक भी विकास के खेल में पूरी तरह से तल्लीन हो गया है। ये पहली बार है जब मैंने कोई शिष्य बनाया है। लेकिन ये बुरा नहीं है। मैं लगभग बाहरी तकनीकों से परे आत्मा की तकनीकें भी सिखाने लगा हूँ। जैक जैक बार बार सिर हिलाते हुए अटोरी को राक्षसों का शिकार करते हुए देखता है। हालांकि अटोरी लड़ाई के दौरान ज्यादा धूर्त हथकंडे नहीं अपनाती। अटोरी का सार, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो जाए, अभी भी दुश्मन पर आक्रमण करना और उसे परास्त करना ही है। चालबाजियां उसे कमजोर कर सकती हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके आक्रमण और पराजय के तरीके में एक चतुराई का स्पर्श जुड़ गया है। फिलहाल हम छठी मंजिल पर हैं। ये जगह इतने ताकतवर राक्षसों से भरी है कि अटोरी और जैक जैक को भी मुश्किल में डाल सकती है। इलाका बदल गया है और अब यह अनगिनत चट्टानों से अटा एक जंगल बन गया है। इससे चीजें पेचीदा हो जाती हैं। यदि आप एक शत्रु पर अधिक समय लगाएंगे तो सभी दिशाओं से और अधिक राक्षस आक्रमण कर देंगे। हाँ, अटोरी अपनी बड़ी दरांती घुमाती है। एक गुप्त हत्या। अपने आसपास की बड़ी बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल करके अटोरी लगातार अपनी उपस्थिति और रूप छुपाती रहती है। वह जैक जैक द्वारा सिखाई गई चुपके की तकनीकों का अभ्यास कर रही है। दूर के शत्रुओं को काटने के लिए वह छोटी दरांतियां फेंकती है। राक्षसों को तब तक इसका पता नहीं चलता जब तक उनकी संख्या काफी कम नहीं हो जाती। बाहरी तकनीकें असली कौशल जैसी नहीं होती। अंततः वे बस तरकीबें हैं। किसी तकनीक का नाम देने से उसमें कोई बदलाव नहीं आता। हालांकि जिन तकनीकों का नाम होता है उनके पीछे तर्क छिपा होता है। और तर्क का मतलब है पुनरुत्पादन। अगर किसी में अटोरी के स्तर की क्षमता है तो उन्हें पुनरुत्पादित करना आसान है। पुराने अटोरी के तहत एक अराजक समूह लड़ाई अब तक शुरू हो चुकी होती। बेशक पहले भी उसके पास अपने स्नाइप लाइटनिंग कौशल के साथ चुपके जैसे विकल्प उपलब्ध थे, लेकिन अब उसकी गतिविधियां बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। जब उसने चुपचाप लगभग 10 राक्षसों को मार डाला तो स्थिति बदल गई। उद्धरण चिन्ह ... मुझे नोटिस किया गया है। अटोरी की उपस्थिति का पता एक राक्षस को चलता है। खैर, अगर दुश्मन के पास खोज से जुड़ी कोई भी कुशलता है तो बाहरी तकनीकें बेमानी हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि वे मजबूत या जरूरी तकनीकें हों। एक ललाट युद्ध शुरू होता है। 10 राक्षस एक साथ हिमस्खलन की तरह आगे बढ़ते हुए दौड़ पड़ते हैं। अटोरी शांति से सांस लेती है। 10 राक्षस वानर जैसे प्राणी हैं। जब एक बंदर उसकी ओर झपटा तो अटोरी अपनी दरांती की बट से उसका दिल भेद देती है। वह दरांती घुमाकर मरे हुए बंदर के शरीर को इधर उधर फेंक देती है ताकि बाकी बंदरों का ध्यान भटक जाए। अपने साथी की लाश को अचानक देखकर वानरों को आश्चर्य होता है। शरीर को पर्दे की तरह इस्तेमाल करते हुए अटोरी का चमकता हुआ वार एक जबरदस्त प्रहार करता है। लाश के कारण उनकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाने के कारण उच्च स्तरीय वानर समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। 2 और लोग मर गए। इस बिंदु पर वानरों को एहसास होता है कि वे नुकसान में हैं। उनमें से 7 भाग जाते हैं, लेकिन अटोरी ने पहले से ही जाल बिछा रखा था, विशेष रूप से प्रकाश आधारित जादू कला मिरर लाइटनिंग। मिरर लाइटनिंग की क्षमता सरल है। ये प्रकाश आधारित जादू को बढ़ाता है और उसे प्रतिबिंबित करता है। उसने पहले जो चमकदार वार दागा था वह दर्पण बिजली से परावर्तित होकर एक वानर का पैर उड़ा देता है। जैसे ही उनका साथी पीड़ा में चीखता है, उनकी गति धीमी हो जाती है और अटोरी की छोटी दरांती और स्नाइप लाइटनिंग शवों की संख्या में वृद्धि जारी रखती है। साथ ही वह दूरी को कम करने के लिए ऑफरिंग स्विफ्ट डांस का उपयोग करती है। अफसोस की बात है कि वानर भाग नहीं पा रहे हैं। वे अटोरी से आगे निकल ही नहीं सकते। पहले वह दौड़ने के लिए पूरी तरह अपनी चपलता पर निर्भर रहती थी। हालांकि अब उसने दौड़ने का सही तरीका सीख लिया है। अपनी चपलता का बेहतर इस्तेमाल करके अटोरी की गति मानो दोगुनी हो गई है। हाँ, हकीकत में ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन वह निस्संदेह तेज है। कागुरा शारीरिक हेरफेर से जुड़ा एक कौशल है। हालांकि ये दौड़ने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है। अटोरी की गतिविधियां कागुरा द्वारा निर्देशित होती हैं, लेकिन इस कौशल की भी अपनी सीमाएं हैं। उन्होंने दौड़ने की विभिन्न तकनीकें भी सीखी, मौन दौड़ना, भ्रामक गति तथा अन्य। हम 7वीं मंजिल के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए हैं। यह एक दलदली भूलभुलैया है। भूभाग पर नियंत्रण करने की मेरी अंधेरा पैदा करने क्षमता के बिना हमें यहाँ संघर्ष करना पड़ता। अभी हम बॉस की लड़ाई से पहले आराम कर रहे हैं। हम लोग कई बार कैंप फायर के आसपास इकट्ठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि अटोरी और जैक जैक करीब आ गए हैं। ये पदार्थ गति में बाधा डाल सकता है। ये चिपचिपा होता है। हालांकि यह मजबूत विरोधियों के खिलाफ ज्यादा प्रभावी नहीं है। तो क्या इसका उपयोग करना व्यर्थ है? सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उदाहरण के लिए इसे इस विस्फोटक के साथ मिलाकर। जैक जैक का व्याख्यान जारी है। अटोरी ध्यान से सुनते हुए सिर हिलाता है। उसके पास अनगिनत तरकीबें हैं और वे हमेशा बदलती रहती हैं। हालांकि संभावना है कि अटोरी उनमें से बहुत कम का ही व्यावहारिक उपयोग कर पाएगा। फिर भी निस्संदेह वह और अधिक मजबूत होगी। उसकी जो क्षमताएं कौशल या उपकरणों से नहीं बढ़ाई जा सकती, उनमें सुधार होगा। ये भले ही दिखाई न दे, लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण है। अपना व्याख्यान समाप्त करने के बाद जैक जैक कुछ ग्रिल्ड मीट परोसता है। अटोरी चुपचाप एक पेपर प्लेट आगे बढ़ाता है। वह खुशी से मांस को काटती है। अचानक जैक जैक की क्षतिग्रस्त त्वचा से एक आंसू टपकता है।
आप क्यों रो रहे हैं गुरुजी? ओह, मैं रो रहा हूँ, मुझे आश्चर्य है कि क्यों। एक बार भगवान ने मुझसे कहा था, जब तुम दुखी हो तो चिंता मत करो। चिंता मत करो। अटोरी उठ खड़ी होती है और अपने छोटे से हाथ से जैक जैक के सिर पर थपथपाती है। बूढ़ा एल्फ आश्चर्य से आंखें फैलाए ऊपर देखता है। अटोरी बोलती है, जब भगवान दुखी होते हैं तो वे मेरे लिए ऐसा करते हैं। वे दयालु देवता हैं, है ना? ईश्वर संसार का सबसे दयालु दुष्ट ईश्वर है। हो, एक दयालु दुष्ट देवता। ये तो अजीब बात है। अंधकार रहित विश्व में शांति कभी नहीं आएगी। एक बेहद क्रूर इंसान होने के नाते मुझे अटोरी द्वारा इतनी भ्रामक बातें कहने के लिए दोषी महसूस हो रहा है। सभी लोग झूठी खबरें फैलाने से सावधान रहें। आखिरकार हम नहीं चाहेंगे कि अटोरी भ्रष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी शायद मेरा साथी होना उसके लिए सबसे बुरी बात नहीं है। अटोरी फिर से बैठ जाती है मानो कुछ हुआ ही ना हो और फिर से अपने मांस को काटने लगती है। जैक जैक उसे दादाजी जैसी मुस्कान के साथ देखता है। जैक जैक ने वो आंसू क्यों बहाए हमें नहीं पता। उसकी पिछली कहानी जाने बिना ये समझना नामुमकिन है। हालांकि अगर उस आंसू ने उसके बोझ को थोड़ा भी हल्का कर दिया तो शायद यह एक छोटा सा आशीर्वाद था। उस पल मुझे ऐसा लगा कि मैं अंततः अपने दिल की गहराई से जैक जैक को खिलाड़ी की हत्या पीके के अपने पिछले प्रयास के लिए माफ कर सकता हूँ। कई मंजिल के मालिकों को हराने के बाद हम अंततः 10वीं मंजिल पर पहुंच गए। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए? रसेत्सु और मैं मूलतः एक सहयोगी रिश्ते में हैं। परेशानी भरे रिश्तों से बचने के लिए हम अकेले ही खेलते हैं। हालांकि रसेत्सु अकेले खेलने पर जोर देने वालों में से नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी खेलशैली स्वाभाविक रूप से एकल गतिविधियों की ओर झुकती है। उसकी बातचीत करने की क्षमता अच्छी है और यह असामान्य कालकोटवी विजय जो हम कर रहे हैं शायद मेरे प्रति उसका सम्मान दिखाने का एक तरीका है। मुझे जटिल रिश्तों से निपटना पसंद नहीं है। यही वजह है कि मैंने ये गेम खेलना शुरू किया। जैसा कि कहा गया है, रासेत्सु इतनी विचारशील है कि यह सुनिश्चित करती है कि रिश्ते कभी भी परेशानी भरे रिश्ते में न बदल जाएं। हम शायद बेहतर दोस्त बन सकते हैं। हमने अपने सोने के समय को अलग अलग कर लिया है। जब मैं सोता हूं तो रासेत्सु एनपीसीएस का ध्यान रखती है और जब वह सोती है तो मैं उनकी देखभाल करता हूं। परिणामस्वरूप हम बिना रुके अंतिम मंजिल तक पहुंच गए। अब चूंकि हम अंतिम मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां कालकोटरी का बॉस इंतजार कर रहा है, हम दोनों सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। एक मित्र संदेश पॉपअप होता है। तारांकन तारांकन रासेत्सु तारांकन तारांकन। स्थिति के आधार पर हमें भागना पड़ सकता है। तारांकन नीरो तारांकन सहमत। चलो फैसला जैक जैक पर छोड़ते हैं। तारांकन तारांकन रासेत्सु तारांकन तारांकन। धन्यवाद। उस साधारण बातचीत के बाद हमने अपना दृष्टिकोण तय कर लिया। हालांकि यह एक समस्या है लियोरा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यह क्या है? हे भगवान, लगता है कुछ खिलाड़ी आगे बढ़ गए हैं। लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसी रफ्तार से तो हमारे पहुंचने से पहले ही घेरा टूट जाएगा। मनुष्य मूर्ख हैं, हाँ, हालांकि वे आत्माएं हैं। अंतिम क्षण तक प्रयास जारी रखने का हमारा निर्णय उल्टा पड़ गया। जल्दी में हम समुराई घोड़े की स्थिति में पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। डोडोन के दृष्टिकोण से एक घना जंगल जो अत्यधिक वृद्धि से भरा हुआ है। खिलाड़ियों ने इसका एक हिस्सा काटकर उसे एक छोटे से मैदान में बदल दिया था। ये जगह गिमोरा को आकर्षित करने और उससे लड़ने का अखाड़ा बनने वाली थी। योजना ये थी कि बड़ी संख्या में खिलाड़ी जिमोरा को यहाँ बुलाएं और एक समूह के रूप में उस पर हमला करें। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई। धत्तेरी की। डोडोन अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों में से एक थे। वह पहले ही 2 एनपीसी खो चुका था, लेकिन वर्तमान एनपीसी पर स्विच करने के बाद से चीजें सुचारू रूप से चल रही थीं। उन्होंने हेलमत को भी हरा दिया था और अब उनका लक्ष्य जिमोरा को हराने वाला पहला व्यक्ति बनना था। वह कितना मूर्ख था। क्यों यह इस तरह क्यों हुआ? डोडोन ने जो पार्टी इकट्ठी की थी वह पहले ही खत्म हो चुकी थी। डोडोन के अनुबंधित एनपीसी एरा को छोड़कर बाकी सब खो गए थे। गिमोरा, जिसने पहले ही अनगिनत एनपीसी को मार गिराया था, ऊबकर अपनी गर्दन तोड़ रहा था। तुमने क्या उम्मीद की थी? मैं 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक हूँ। बेशक अगर तुम मुझसे सीधे लड़ो तो मैं ताकतवर हूँ। तुम सच में सोचते थे कि मैं कमजोर हूँ क्योंकि मैं भाग रहा था? छी, क्या मूर्खता है। जैसा वह कहती है, यह मेरी गलती है। ओहे, मैं एरा को नहीं खो सकता। उफ, युग, भागो, यहाँ से निकल जाओ। डोडोन ने तुरंत अपने अनुबंधित एनपीसी एरा की ओर रुख किया। वहां एक बुरी तरह घायल लड़का जमीन पर पड़ा था, किसी चित्रे की तरह। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी पल आसपास की लाशों में आसानी से घुल मिल सकता है। युग किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। वह 68वें स्तर का था, मूलतः एक मध्यम स्तर का साहसी। डोडोन ने पूरी लगन से उसका समर्थन किया था और उसे एक दुर्जय योद्धा में बदल दिया था। डोडोन ने न केवल उसे एक शक्तिशाली उपाधि से सुसज्जित किया, बल्कि उसे अद्वितीय कौशल और मजबूत हथियार भी प्रदान किए। और फिर भी जिमोरा पूरी तरह से अलग स्तर पर था। उन्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक वे उसे घेर न लें। उसे हराने वाले पहले व्यक्ति बनने के जुनून ने उसे स्थिति के प्रति अंधा बना दिया था। मैं तो एक औसत खिलाड़ी से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। अब ये बात समझने में बहुत देर हो चुकी थी। जिमोरा का हाथ उसके अनुबंधित एनपीसी की ओर बढ़ रहा था। डोडोन का अभिव्यक्ति समय पहले ही समाप्त हो चुका था, इसलिए उसके पास देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अंतिम क्षणों का साक्षी बनने के लिए कोई कृपया मदद करो। मैं माफी मांगूंगा, ये सब मेरी गलती थी। डोडोन को एरा से गहरा लगाव था। उन्होंने साथ में अनगिनत दिन रोमांचक सफर में बिताए थे। वह जानता था कि एरा बस एक एनपीसी है, एक गेम कैरेक्टर जो मर सकता है। ऐसी किसी बात पर घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन डोडोन ने एरा के साथ जो समय बिताया था वह उसके लिए अपूरणीय था। मानो वह किसी सच्चे इंसान से बात कर रहा हो, मानो उसे कोई सच्चा दोस्त मिल गया हो।
डोडोन के कठिन व्यक्तित्व के बावजूद एरा हमेशा व्यंग्यात्मक मुस्कान देती और उसे सहन कर लेती। ओ डोडन, तुम तो निराश हो। वह मुस्कान एरा थी डोडोन के लिए। कृपया रुकें, वह मेरा पहला दोस्त है। दुर्भाग्य, लगता है तुम्हारी अनुबंधित आत्मा मूर्ख थी। एक हवा की गोली छोड़ी गई, एक विनाशकारी विस्फोट जैसे कि सीधे तूफान से मारा गया हो। एक अपरिहार्य घातक प्रहार। घूमती धूल ने पूरे इलाके को सफ़ेद कर दिया, लेकिन उस सफ़ेदी के बीच आसपास की सफ़ेदी से भी ज्यादा शुद्ध एक चीज़ ने प्रवेश किया। अपनी आंसुओं से भरी आंखों से डोडोन ने इसे देखा। उसने इसका गवाह बनकर देखा। वह आकृति जो अपने कंधे से धूल को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। डोडोन के सामने खड़ा है एक युवा लड़की, आलस से अपनी पीठ पर एक बड़ी दरांती उठाए हुए एक भयानक रीपर की भारी उपस्थिति को दर्शा रही थी। उसके चारों ओर फैली मृत्यु की घनी आभा के विपरीत उसके सिर के ऊपर एक प्रभामंडल था और उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी थी जिससे वह एक देवदूत जैसी दिखती थी। एक विरोधाभासी, विशुद्ध रूप से सुंदर आकृति एलियोरा। डोडोन की बड़ी बड़ी आंखों पर ध्यान दिए बिना ग्रिम रीपर लड़की ने पागलपन में अपनी आंखें घुमाईं और परमानंद से मुस्कुराए। ईश्वर कहते हैं, युवा लड़की, जिसने अपनी दरांती से एक अपरिहार्य जादुई हमले को विफल कर दिया था, ने अपना हथियार बॉस की ओर तान दिया और घोषणा कर दी, तुम यहीं मरोगे। हे डरावना, महिलाओं और बच्चों को मारना। एक शूरवीर के रूप में ये भयानक है। जिमोरा ने अपनी तलवार उठाई और लियोरा अपनी दरांती चलाते हुए उसकी ओर झपटी। शीर्ष स्तरीय खिलाड़ियों के बीच मुकाबला शुरू होने वाला था। डोडोन आंसुओं से भीगकर केवल देख और प्रार्थना कर सकता था। अंधेरे में लिपटी उस युवा लड़की ने पागल भक्ति में अपनी आंखें घुमाईं और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। हमला करते रहो लियोरा। हाँ भगवान। लियोरा ने अपनी दरांती ऐसे घुमाई मानो नाच रही हो। उसका विरोध करते हुए जिमोरा ने उसके हर तेज हमले को आसानी से रोक दिया। सीधे शब्दों में कहें तो तकनीक के मामले में लियोरा पूरी तरह से मात खा गई। चाहे उसे कितनी ही बार काटा गया हो, लियोरा लगातार आगे बढ़ती रही। वह एक पागल कुत्ते जैसी लग रही थी। उसका चेहरा टेढ़ी मुस्कान में मुड़ा हुआ था, उसकी आंखें कट्टर भक्ति से बेतहाशा घूम रही थीं। लियोरा जिमोरा से कमजोर लग रही थी, लेकिन मैंने बुदबुदाया। लियोरा ने अपनी दरांती जोर से घुमाई जिससे जिमोरा उड़ गया। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसके अंदर का दर्द छुप गया। पसीने की एक बूंद उसके सूखे बेजान गाल पर टपक पड़ी। अरे ये तो परेशानी वाली बात है। ईश्वर मेरे साथ है। इस समय लियोरा बढ़त पर थी। मैं लगातार उसका साथ देने के लिए अंधकार डाल रहा था और जिमोरा की दृष्टि को एक काले कपड़े से ढक रहा था। मैंने उसके पैरों के नीचे अंधकार का मंच भी बना दिया, जिससे हर बार जब जिमोरा आगे बढ़ने की कोशिश करती तो उसका संतुलन बिगड़ जाता। यद्यपि यह एक ऐसा कौशल था जो केवल मूर्त अंधकार ही पैदा करता था, फिर भी यह विघटनकारी तकनीकों का शिखर था। इसके कारण जिमोरा मजबूत प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकी। ये सी का सार है भीड़ नियंत्रण युद्ध के मैदान पर गहरे सर्वव्यापी अंधकार की तरह हावी होना। जैसा कि कहा गया है, जिमोरा दानव भगवान की सेना के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक है जो एक युद्ध कठोर शत्रु है। एक आम इंसान होने के नाते आखिरकार वह मेरी गड़बड़ियों को समझ ही जाएगी। मुझे हमेशा उसकी सोच से एक कदम आगे रहना होगा, हमेशा उसकी भविष्यवाणियों को तोड़ते हुए। ये लड़ाई लियोरा और जिमोरा के बीच की लड़ाई से कहीं अधिक जिमोरा और मेरे बीच एक मानसिक प्रतियोगिता है। तो असली उपद्रव तो अंधेरी आत्मा थी, जिमोरा ने धीरे से कहा। वहाँ कोई आत्मा नहीं है। लियोरा को कमतर आंकते हुए सुनकर मुझे गुस्सा आया। जैसे ही जिमोरा ने मुझे घूरा, लियोरा की गति बढ़ गई। ये किसी हुनर की वजह से नहीं, बल्कि विशुद्ध कट्टरता की वजह से था जो उसे खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही थी। अचानक हुई तेजी से जिमोरा अचंभित हो गई और उसकी दरांती उसके हाथ से जा टकराए। तेज मारक ब्लेड, चपलता को कम करने वाले कौशल के कारण ही जिमोरा की गति थोड़ी धीमी हो गई। ये सचमुच बहुत कष्टदायक है। जिमोरा ने खुद पर एक वायु मंत्र डाला, जिससे उसे एक गति बफ मिला जो उसके अभी अभी खोए हुए बल से भी ज्यादा था। लियोरा, जो अब उसके हमले के बाद खुली हुई थी, निहत्ती थी। मुझे एहसास हुआ कि जिमोरा लियोरा की गर्दन पर वार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लियोरा ने शांति से अपनी दरांती छोड़ दी और अपने नंगे हाथों से एक मार्शल आर्ट का कौशल दिखाया। प्रस्तुति, युवती का नृत्य। ये श्राइन मेडेन कौशल समूह की एक कला थी। ये शुद्ध मार्शल आर्ट की एक तकनीक थी जिसमें तेज शक्तिशाली किक से सीधा वार किया जाता था। जैसे ही जिमोरा ने अपनी तलवार उठाई, लियोरा का छोटा पैर उसके चेहरे पर पड़ा और वह उछल पड़ी। प्रिय भगवान, हाँ, तुम्हारी दरांती यही है मेरे पास। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लियोरा ने टेम के जरिए समुराई को बुलाया और गिरे हुए जिमोरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जिमोरा ने खुद को हवा में लपेट लिया, हवा में अपनी मुद्रा नियंत्रित की और बच निकली। समुराई, नया मोड सक्रिय करें। शिव का रूपांतरण शुरू हो गया। उसने एक विशाल पिंजरे का रूप ले लिया, एक नकली निर्मित कालिजियम जो हमें और जिमोरा दोनों को घेरे हुए था। यह मोड था जेल। जिमोरा ने सूखी हंसी हंसी। यह पागलपन है। आप 4 स्वर्गीय राजाओं में से सबसे कमजोर के खिलाफ इतनी दूर जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के सामने तो सभी समान रूप से कूड़ा हैं। तुम्हें लोगों को कूड़ा नहीं कहना चाहिए, छोटी औरत। जिमोरा ने हार मानते हुए आह भरी, चुपचाप सांस ली और बोला, लगता है मैं दौड़ना बंद कर दूंगा। ऐसा लग रहा था कि जिमोरा गंभीर होने वाला था। मैंने जिमोरा के हुनर के बारे में जैक से सुना था, जो कभी उसका दोस्त था। हालांकि वह अब मृत नहीं रही, लेकिन उसकी मूल क्षमताओं में शायद ज्यादा बदलाव नहीं आया था। नाम, जिमोरा आरसीन। लिंग, महिला। स्तर, 100। जाति, एल्फ मरे होने से पहले। नौकरी, महान साहसी। जादू, पवन जादू 100। उत्पादन, दस्तावेज कार्य 100।
कौशल: मूल्यांकन 100, आइटम बॉक्स 100, नाइटली आज 100, आर्मी कमांड 100, एस्केप तकनीक 100, एंटी नाइट आज 100, जादुई शक्ति संवर्धन, शारीरिक संवर्धन, एमपी ऑटो रिकवरी 100। शीर्षक: आत्मा उपहास करने वाला एंटी नाइट। अद्वितीय कौशल, सर्वोच्च निष्पादन बूस्ट। यह उसकी प्रोफाइल थी। हैरानी की बात है कि जिमोरा को सीधे मुकाबले के लिए नहीं बनाया गया था। हालांकि उसका कौशल ही उसे इतना मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनाता है। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली एक्यूलिस ने भी एक बार कहा था कि जिमोरा उससे अधिक शक्तिशाली है। सबसे अधिक परेशानी वाली क्षमता उसकी अद्वितीय कौशल सुप्रीम एग्जीक्यूशन बूस्ट है, जो उसके सभी कार्यों की सफलता दर को बढ़ाती है। संक्षेप में, यह एक धोखा देने वाला कौशल है जो सुनिश्चित करता है कि उसकी रणनीति और चालें हमेशा सफल हों। जमीन पर घना कोहरा छाया हुआ था। समुराई की एक संक्षिप्त ध्वनि जांच के बाद ऐसा लगा जैसे हम किसी विशाल कालिजियम जैसी जगह में हों। बीच में कालकोठरी का सरदार इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई खास सरदारों का अखाड़ा नहीं है, यानी छोटे दुश्मन भी लड़ाई में शामिल होंगे। कुछ मॉब्स को मारने के बाद हमें जल्दी ही एहसास हो गया कि वे अनंत काल तक पैदा होते हैं। एक छोटी निर्णायक लड़ाई के बाद तत्काल पीछे हटना। ऐसा लगता है कि इस 10वीं मंजिल के लिए यही हमारा एकमात्र विकल्प है। समझ गया। रासेत्सु, नीरो, क्या तुम दोनों तैयार हो? ज्यादा दूर मत भटकना। जैसे ही अत्री ने समुराई को भगाया, जैक आगे बढ़ा और अत्री ने बिना आवाज के दौड़ने की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा किया। उनकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे मास्टर और प्रशिक्षु निंजा हों। चमगादड़ जैसे उड़ने वाले राक्षस जो टोही में माहिर थे आसमान से उतरे। अत्री और जैक बिना रुके दौड़ते हुए चमगादड़ों को काट रहे थे। आगे 5 ऑर्क्स ने हमारा रास्ता रोक लिया। अत्री और जैक ने एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखा और दोनों ने एक दूसरे पर चीजें फेंकी। अत्री ने 2 छोटी दरांतियां फेंकी, जबकि जैक ने एक मजबूत रस्सी फेंकी। 2 ऑर्क्स के सिर पर दरांती से वार हुआ और बाकी 3 गिरे हुए शरीरों के चारों ओर लिपटी रस्सी में फंस गए। मैंने जल्दी से एक मुख आक्रमण मंत्र मौन उपस्थित चलाया और हम उनके आगे निकल गए। अगर कोहरा न होता तो हम एक झगड़े में फंस जाते। अगर कोहरा न होता तो शोर दुश्मनों को सतर्क कर देता और हम एक अराजक युद्ध में फंस जाते जहां दृश्यता सीमित होती। दुश्मनों के 2 और समूहों को तोड़ने के बाद हम अंततः एक विशाल अजगर के सामने खड़े थे। यह एक बदसूरत जहरीले रंग का अजगर था, जरा भी सुंदर नहीं। हालांकि इसकी जबरदस्त उपस्थिति और विशाल आकार को नकारा नहीं जा सकता था। एक विशाल सरीसृप, आसानी से कई मीटर लंबा। उसके पंख कई जगह से फटे हुए थे। उसके माथे पर सींगों का एक समूह निकला हुआ था और उसके पीछे 4 बेतरतीब ढंग से हिलती हुई पूंछें लहरा रही थीं। अत्री ने अपनी दरांती पकड़े हुए धीरे से कहा, हम क्या करें सेंसेई? चलो इसे पूरी ताकत से नष्ट कर दें। ठीक है, समझा। अत्री ने सिर हिलाया और कहा, आगे आओ रोरो। एक गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजी, गरारारा। रोरो के घूंसे से ड्रैगन का चेहरा जमीन पर धंस गया। इसके तुरंत बाद रोरो ने हमला जारी रखने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन के अगले पंजों ने उसका सिर कुचल दिया। एक क्षण में रोरो का एचपी पूरी तरह समाप्त हो गया। रोरो की शुरुआत स्थिर है, लेकिन वह बहुत जल्दी गिर जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि चूंकि वह एक तेजी से पुनर्जीवित होने वाला पालतू राक्षस है, इसलिए परिस्थिति के अनुसार उसे बुलाने का एक और मौका मिल सकता है। रोरो की ताकत इस तथ्य में निहित है कि उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो उसकी शक्ति युद्ध क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर सकती है। इस वजह से दुश्मन, चाहे एक पल के लिए ही सही, छोटे लियोरा की बजाय विशाल रोरो पर ध्यान केंद्रित करने से खुद को रोक नहीं पाता। जब दुश्मन का ध्यान भटकता है तो नई गुप्तचर क्षमता वाला लियोरा रोरो को बलि चढ़ाते हुए दूरी कम कर देता है। लियोरा की बड़ी दरांती में डेथ ब्लेड, लाइफ स्टील ब्लेड और किलिंग ब्लेड का समावेश है। इसके अतिरिक्त बरसिक सक्रिय होने पर प्रहार ड्रैगन के अगले पैरों में भी गहरा घाव कर देता है। जैसे ही ड्रैगन दर्द से चीखता है, जैक की तलवार चमक उठती है। रेपियर आर्ट्स, विस्फोटक थरस्ट। कुछ फेंकने के बाद जैक का तलवार का हथियार ड्रैगन के पिछले पैरों में घुस जाता है, जिससे उसकी मांसपेशियां कट जाती हैं। उसने घाव में एक शाप से भरा लोहे का खूंटा फेंका था। वह तुरंत पीछे हट जाता है। ड्रैगन की पूंछ उस स्थान पर प्रहार करने के लिए घूमती है जहां जैक पहले था, लेकिन वह किसी चीज पर प्रहार नहीं करता क्योंकि वह पहले ही गायब हो चुका था। लियोरा बरसिक को निष्क्रिय कर देती है और समुराई को बुलाती है। पलक झपकते ही समुराई एक ऑक्टोपस में बदल जाता है और ड्रैगन का सिर, जो अभी भी जमीन में धंसा हुआ था, नीचे गिराने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ पल के लिए समुराई ड्रैगन की हरकतों को पूरी तरह से रोक देता है। यद्यपि समुराई को ड्रैगन के पंजों से घायल कर दिया जाता है, लेकिन रासेत्सु-सान, जिसने प्रकाश जादू सीखा है, उसे ठीक कर देता है। मैं पीछे नहीं रह सकता। मैं लियोरा को डार्क ऑरा प्रदान करता हूँ। इस्तेमाल की जा रही कलाएं हैं स्थिति भड़काना, क्षति पहुंचाना और सांसद शक्ति का क्षय। लियोरा अब एक खतरे का क्षेत्र है। एक ड्रैगन के लिए भी उसके पास जाना एक घातक भूल है। ड्रैगन को लकवा मार गया है। अब लकवाग्रस्त ड्रैगन अपनी गर्दन को उजागर कर देता है। लियोरा अपनी आंखें घुमाते हुए उस विशालकाय जीव को देखती है जिससे डरना चाहिए था। मैं तुम्हारी गर्दन ले लूंगा चंद्रभक्षक। मूनलाइट साइट आर्ट्स कौशल सक्रिय होता है, विशेष रूप से सक्रिय कला मून डिवाइडर। ड्रैगन की मजबूत सुरक्षा भी साइट कला सिर काटने के सामने कुछ नहीं है। बिना किसी प्रतिरोध के ड्रैगन का सिर काट दिया जाता है। अंत में अजगर यह समझे बिना ही मर गया कि उस पर किसने हमला किया था। नीरो का स्तर ऊपर, नीरो का डार्क मैजिक स्तर ऊपर, नीरो की डार्क आभा का स्तर बढ़ा, नीरो का पुनर्जनन स्तर ऊपर, नीरो की चपलता वृद्धि का स्तर बढ़ा, लियोरा का स्तर ऊपर, लियोरा की साइट कला का स्तर बढ़ा, लियोरा की मूनलाइट साइट कला का स्तर बढ़ा, लियोरा का भूदृश्य कौशल उन्नत हुआ, लियोरा का लाइट मैजिक स्तर ऊपर,
लियोरा का फ्लैश मैजिक स्तर ऊपर, लियोरा का समन स्तर ऊपर, समुराई का स्तर ऊपर, समुराई की नकल का स्तर बढ़ा, समुराई का घात स्तर ऊपर, समुराइज बाइंडिंग का स्तर बढ़ा, समुराई की लोहे की दीवार का स्तर ऊपर, समुराई के टेंटेकल संवर्धन का स्तर बढ़ा, रोरो का स्तर ऊपर, रोरो की आक्रमण शक्ति में वृद्धि का स्तर बढ़ा, रोरो की विनाश कला का स्तर बढ़ा। ड्रैगन की हार पर ध्यान दिए बिना लियोरा ने शांति से बात की। चलो पीछे हटें सेंसेई। हाँ सचमुच राक्षस इकट्ठा हो रहे हैं। समुराई अपने तंबू फैलाकर आगे बढ़ते राक्षसों को रोकने की कोशिश करता है। हम तेजी से बड़ी संख्या और तेजी से घिर जाते हैं। उस क्षण रासेत्सु-सान अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। रोरो जितनी बड़ी एक विशालकाय महिला अचानक उस स्थान पर छा जाती है। नीरो, ड्रैगन की लाश और बूंदे जमा कर लो। समझा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मेरा जवाब शायद अनसुना रह जाए, लेकिन मैं फिर भी निर्देशानुसार इनाम इकट्ठा करता हूँ। लगता है जैक ने बॉस को हराने के बाद दिखाई देने वाले खजाने के संदूक को पहले ही हथिया लिया है। रासेत्सु-सान ने चमकदार बौछार बिखेरी। जैसे जैसे कमजोर दुश्मनों को प्रकाश की चमकती तलवारों से छेदा जाता है, मैं सब कुछ इकट्ठा करना समाप्त कर देता हूँ। लियोरा और अन्य लोग भागने लगते हैं। वन विंग ऑफ चेसिट कला का उपयोग करने के बाद लियोरा पुनः बरसेट को सक्रिय करती है। लियोरा एक अजेय शक्ति की गति से आगे के राक्षसों को भगा देती है। उसे प्रक्षेप्य और जादू से नुकसान होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लियोरा अब लगभग अजेय है। पुनर्जनन और रासेत्सु-सान के उपचार के कारण वह तुरंत ठीक हो जाती है। भगवान 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 भगवान। लियोरा के लगातार बुदबुदाने से राक्षस भी हिचकिचाने लगते हैं। वे जल्दी और बेरहमी से पराजित हो जाते हैं। जैक हंसता है। ये तो बहुत ही रोमांचक है। लीजिए, यह एक विदाई उपहार है। जैक अपनी जेब से एक छोटा बम निकालता है। मैं भी कुछ मजा कर सकता हूँ। मैं एक छोटा सा बोनस के तौर पर कीमिया से बनाया हुआ एक बम फेंकता हूँ। राक्षस उड़ जाते हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। ये सारा अनुभव मुझ पर बरस रहा है। हम 9वीं मंजिल पर पहुंच गए हैं। खून से लथपथ एक छोटी बच्ची और लगभग सुरक्षित एक बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी खुशी से हंसता है। जैसा कि लियोरा दोनों से उम्मीद थी, आपने मेरे लिए चीज़ें काफ़ी आसान बना दी हैं। यह मेरे लिए भी आसान था। लगता है रासेत्सु-सान का अभिव्यक्तित्व फीका पड़ गया है। वह अपने फुज्जिले गुब्बारे जैसे रूप में वापस आ गई है और संतुष्ट होकर उछल कूद कर रही है। एक चैट संदेश आता है। रासेत्सु, क्या हम अब पुरस्कार वितरित कर सकते हैं? नीरो, जरूर। रासेत्सु, लियोरा ने इस बार हमारे लिए काम आसान कर दिया। तुम्हें और ज्यादा लेना चाहिए। नीरो, हमने भी बहुत कुछ सीखा। बराबर बंटवारा ठीक है। रासेत्सु, नहीं नहीं। नीरो, इसे सरल रखने के लिए हम बराबर हिस्सा ले लेते हैं। रासेत्सु, मैं इसकी सराहना करता हूँ। अब रोमांचक पुरस्कार वितरण का समय आ गया है। हमें एक बड़ा पुरस्कार मिला। कालकोट्री के आकार और कठिनाई को देखते हुए अगर इनाम ज्यादा न होते तो ये प्रयास सार्थक नहीं होता। आखिरकार अगर इनाम आकर्षक न हो तो कालकोट्री की सामग्री का क्या मतलब? लियोरा ने एक नई अंगूठी हासिल की। अरे वैसे हमने घी से ली हुई अंगूठी इस्तेमाल नहीं की। इसका प्रदर्शन बहुत ही विशिष्ट है और कोई और इसे संभाल नहीं पाता। इसमें कुछ अजीबोगरीब खामियां हैं, जैसे एक बार इस्तेमाल के बाद टूट जाना, 1 महीने तक ठंडा रहना या हमेशा के लिए जल जाना। यह अपनी कीमत से ज्यादा परेशानी का सबब था, इसलिए हमने इसे नष्ट कर दिया ताकि यह गीज के हाथों में दोबारा न पड़ जाए। नई रिंग के आंकड़े इस प्रकार हैं। जादुई अंगूठी ज़ूमर की रिवर्स रिंग। दुर्लभता दुर्लभ। स्तर 56। कौशल बढ़ी हुई गतिविधि 3% क्षति में कमी। जब इसे पहना जाता है तो यह अंगूठी स्टेटस इफेक्ट से प्रभावित होने पर आपके आंकड़े बढ़ा देती है। आप साइलेंस जैसे डिबफ को बफ में भी बदल सकते हैं या प्रतिकूल परिस्थितियों को थोड़ा कम कर सकते हैं। यह एक दिलचस्प वस्तु है, हालांकि अगर मुझे कुछ बेहतर मिला तो मैं इसे बदल दूंगा। आखिरकार आप एक बार में केवल 2 अंगूठियां ही पहन सकते हैं। मैं निश्चित रूप से टेटे की बलिदान की अंगूठी को नहीं हटा रहा हूं। हालांकि एक बार इसका असर हो जाने के बाद मैं तकनीकी रूप से इसे हटा सकता हूं, लेकिन इसे खोना एक आपदा होगी। एक और उल्लेखनीय उपलब्धि एक जादुई थैला था। यह एक होल्स्टर की तरह है जिसे आप अपनी जांघ पर बांध सकते हैं, जिससे आप दरांती और औषधि जैसी छोटी छोटी चीजें रख सकते हैं। इसकी क्षमता सीमित है, लेकिन ये युद्धक वस्तुओं तक पहुंच को आसान बनाता है। इसके अलावा हमें 2 गोलेम कोर मिले, जो हमारा मुख्य लक्ष्य था। जैक के साथ इस कालकोठरी में गोता लगाने की एक शर्त ये थी कि यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां गोलेम मिलने की संभावना ज्यादा हो। ऐसा लगता है कि हमसे झूठ नहीं बोला गया था। हमने और कोर बनाने के लिए सामग्री भी इकट्ठा की। हो सकता है मैं खुद भी कुछ बना लूं, हालांकि वे उच्च गुणवत्ता के नहीं होंगे। एक और चीज़ जो मुझे मिली वह थी एक मिमिक का मुखौटा। यह कोई युद्धक वस्तु नहीं है, इसलिए शायद मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, हालांकि कुछ परिस्थितियों में ये काम आ सकता है। हमें कुछ दिलचस्प चीज़ें मिली, लेकिन जैक ने उदास होकर बुदबुदाया। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, उसकी बाँह की खाली आस्तीन हवा में लहरा रही थी। कालकोठरी अभियान में शामिल होने का उसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी वस्तु ढूंढना था जिससे उसके श्राप का निवारण हो सके, जो उसे ठीक होने से रोकता है। इसके बिना उसका निराश होना स्वाभाविक है। खैर, हमने काफ़ी पैसा कमाया, जिससे बाजार में खोजना आसान हो गया, हालांकि ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। उसने आह भरी। उद्धरण चिन्ह ... अटोरी, इसे जैक को दे दो, मैंने कहा। हाँ जैक, ईश्वर ने यह वस्तु तुम्हें प्रदान की है, कृपया इसे स्वीकार करो। अटोरी ने एक ऐसी गुड़िया दी जो श्रापों को दूर कर सकती है। उसे गले लगाने मात्र से ही कोई भी श्राप उस गुड़िया पर आ जाता है। यह एक बहुत ही दुर्लभ और महंगी वस्तु है। यह एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने एक चुड़ैल से खरीदी थी ताकि काली आत्मा मिलिम से हमारी लड़ाई के दौरान मानसिक हमलों से बचा जा सके।
दरअसल मैं इसे कालकोठरी में जाने से पहले से ही अपने साथ रखे हुए था। ऐसा नहीं था कि मैं इसे भूल गया था। हालांकि मेरी प्राथमिकता हमेशा अटोरी ही थी। मैं उसे कालकोठरी में शापित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए कोई भी तरीका नहीं था कि मैं इतनी महत्वपूर्ण वस्तु उसे दे दूं। लेकिन इस बिंदु पर इसे सौंपना स्वीकार्य था। आखिरकार हम जाने वाले थे और जैक जैक के लिए अपना हाथ ठीक करवाना अधिक सुरक्षित होगा। जैक जैक ने निर्देशानुसार गुड़िया को गले लगाया और वह जल्दी ही सड़ गई। फिर उसने एक उच्च गुणवत्ता वाली औषधि पी ली जो मैंने उसे विश्व वृक्ष की पत्तियों से बनी थी। यह अंगों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। बस इसे बहुत ज्यादा न पिएं वरना इसकी लत लग सकती है। हमारी आंखों के सामने जैक जैक का हाथ वापस बढ़ने लगा। ओह धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ अटोरी डोनो, नीरो डोनो, जैक जैक ने कहा। ईश्वर दयालु है, अटोरी ने उत्तर दिया। सचमुच, जैक जैक ने अपना नया बहाल हुआ हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से काम कर रहा है। इस कालकोठरी अभियान के दौरान मुझे एहसास हुआ कि जैक जैक एक बहुत ही शक्तिशाली एनपीसी है। ये तथ्य कि वह भी शापित था और उसे पीछे हटना पड़ा मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि उसे किस तरह के दुश्मन का सामना करना पड़ा होगा। फिर भी जैक जैक की खोज में दखल देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इस तरह के खेल अलग अलग कहानियों से भरे होते हैं और मैं उन्हें बेवजह बाधित नहीं करना चाहता। तो अब जैक जैक ने अपना गला साफ किया। मैं इस श्राप निवारण वस्तु का भुगतान बाद में कर दूंगा। फिलहाल चलो यहाँ से निकलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, मुझे वापस जाना होगा ताकि भगवान मेरी प्रशंसा कर सके, अटोरी ने कहा। तो यही बात उनके मन में थी। खैर, इस अभियान से कई पुरस्कार मिले और अटोरी के कौशल में भी सुधार हुआ है। मुझे लगता है कि कुछ प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। हम घर के लिए रवाना हुए। हम तेजी से कालकोठरी की छठी मंजिल पर पहुंचे। ज्यादा रुके बिना हमने अपने सामने आए हर राक्षस को किनारे कर दिया। हम जितने गहरे उतरते गए वे उतने ही कमजोर होते गए। वे हमारी गति केंद्रित संरचनाओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। जैसे जैसे अटोरी मुझे ले जा रहा था मैं जरूरत पड़ने पर अपने वर्तमान पक्षाघात से उनका साथ दे रहा था। हाँ अटोरी डोनो, क्या हम यहाँ थोड़ा आराम कर सकते हैं? जैक जैक हाँफते हुए बोला। सेंसेई में सहनशक्ति की कमी है, अटोरी ने टिप्पणी की। मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपने आंकड़े अधिकतम कर लिए हैं। लेकिन तुम, अटोरी डोनो, तुम कैसे आगे बढ़ते रहते हो? जैक जैक ने हैरानी से पूछा। अगर यह ईश्वर के लिए है तो मुझे आराम करने या सोने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा सोचता रहा हूँ, क्या तुम इंसान भी हो? ऐसा लग रहा था कि जैक जैक पूरी तरह से थक चुका था। आखिरकार वह बुजुर्ग तो था ही। लोककथाओं के अनुसार कल्पित बौनों को बुढ़ापे के लक्षण दिखने में कई साल लग जाते हैं। कहा जाता है कि उच्च कल्पित बौने अपने अंतिम दिनों तक अपनी युवावस्था बनाए रखते हैं। कितना ईर्ष्यापूर्ण है। हमने एक बार फिर शिविर स्थापित किया। पता चला कि सुगो एक ऐसा खेल है जहां कैंपिंग जरूरी है। आखिरकार एनपीसी को सोना भी जरूरी है। हालांकि अटोरी लगभग कभी सोता ही नहीं। उसके पास एक रहस्यमयी क्षमता है जिससे वह बिना किसी दुष्प्रभाव के अपने कौशल और आंकड़ों का इस्तेमाल करके जागता रहता है। कभी कभी मैं उसका साथ देने के लिए उसके साथ लेट जाता हूँ। इस वजह से हमें कैंपिंग का ज़्यादा अनुभव नहीं है। सच कहूँ तो मैं अटोरी की अनोखी क्षमताओं के लिए बहुत आभारी हूँ। इससे हमें एनपीसीएस के स्लीप साइकिल से मेल खाने के लिए बार बार लॉग आउट और लॉग इन करने की परेशानी से छुटकारा मिलता है। फिर भी कभी कभार कैंपिंग करना इतना बुरा नहीं लगता। शायद मुझे अटोरी को ज़्यादा बार सोने देना चाहिए, हालांकि वह सिर्फ एक गेम कैरेक्टर है। आखिरकार मुझे उससे काफ़ी लगाव हो गया है। जब मैं अंधेरा बनाए का इस्तेमाल करके एक छोटा सा आश्रय बना रहा था तो शियो ने अपना एक तंबू ऊपर उठाया, दुश्मन के हमले का संकेत देते हुए। उठे हुए दाहिने हाथ का मतलब था कि वह एक इंसान था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पबफ्यूचर विज्ञापन। अटोरी, हाँ भगवान। अटोरी, जो जैक जैक द्वारा बनाए जा रहे स्टू में उत्सुकता से झांक रहा था, चुपचाप अपनी दरांती हाथ में लिए खड़ा हो गया। कुछ ही देर में दुश्मनों का एक समूह वहां आ पहुंचा। हमने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया, बच्चे और बूढ़े आदमी। यह एक जाना पहचाना चेहरा था। ये वही जानवर थे जिन्होंने कालकोठरी में जाने से पहले गिल्ड में हमारे लिए मुसीबतें खड़ी की थीं। यहाँ तक कि काउंटर के पीछे बैठा क्लर्क भी वहां मौजूद था। कुल मिलाकर उनकी संख्या 20 से अधिक थी, जो कि काफी बड़ा समूह था। मैंने देखा कि उनके पीछे एक काली आत्मा मंडरा रही है। हालांकि उनमें से कोई भी खास खतरनाक नहीं लग रहा था। मैंने एक मूल्यांकन का इस्तेमाल करके जांच की कि क्या उनमें कोई खास क्षमताएं हैं। परिणामों से यह पता नहीं चला कि वे कोई बड़ा खतरा थे। फिर मुझे उस काली आत्मा का नाम याद आया, मिलिम। मिलिम एक खिलाड़ी था जिसका कभी स्टॉक नाम के एक एनपीसी के साथ अनुबंध हुआ था। उन्होंने बड़े पैमाने पर डाकू गिरोह बनाने की कोशिश की थी, जिसे हमने खत्म कर दिया। इसी व्यक्ति ने एक बार असल जिंदगी में मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और मेरे अपार्टमेंट में चाकू लेकर भी आ धमका था। खुशकिस्मती से मेरे सहयोगी योमुरा ने उन्हें देख लिया और तुरंत उन्हें काबू में कर लिया। कुछ भूसों के बाद उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया और खून से लथपथ घर चले गए। जाहिर है उनके कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बनाए गए थे। हालांकि योमुरा भी उसी लिंक का है, फिर भी वे कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। खैर, अगर वे पकड़े भी गए तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है मिलिम ने असल जिंदगी में मुझे मारने का इरादा छोड़ दिया है और खेल में जीतने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। भूलना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में मार खाने से दर्द होता है। मिलिम साकार हुआ। सच में तुम लोग ही हो। खैर, जो भी हो, अगर मैं हमला करता रहा तो इनमें से एक बार जरूर होगा। खैर, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, उन्हें मार डालो। मिलिम के आदेश पर 20 दुश्मन हम पर टूट पड़े। गुफा की संकरी जगह के बावजूद 20 दुश्मनों के लिए एक साथ हमला करने के लिए पर्याप्त जगह थी।
20 दुश्मनों द्वारा सीमित घात लगाना आश्चर्यजनक रूप से कष्टदायक हो सकता है। अटोरी ने केसेड का पंख सक्रिय कर दिया, जिससे खुद को, जैक जैक और शियो को रीजन प्राप्त हुआ। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, अधिकांश शत्रु नष्ट हो गए। अटोरी ने प्रकाश जादू बम बिजली को ट्रिगर किया था, जिसे मैंने छाया घूंघट के साथ छिपा दिया था। एक ही झटके में उनमें से आधे नष्ट हो गए। AI एनालिसिस ऑफ RVNL शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी रेट। इंडियन होम डिजाइन 2025 वे कल्चर मीट्स मॉडर्न लिविंग। क्या हो रहा है? मिलिम असमंजस में चीखी। कितना दयनीय दुश्मन है, सच में, एक उपद्रव के अलावा कुछ नहीं। मैं आपको अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मेरा लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। हाल ही में मुझे मजबूत प्रतिद्वंदियों का सामना करने के ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। आखिरकार गिस काफी कमजोर था। नाम नीरो, लिंग पुरुष, स्तर 62, जाति डार्क स्पिरिट, जादू डार्क मैजिक 70, उत्पादन कीमिया 75, कौशल पुनर्जनन 70, मूल्यांकन 31, अंधकार सृजन 72, अंधकार में आभा 52, शत्रु प्रतिरोध न्यूनीकरण, आइटम बॉक्स 31, प्रतिकूलता संवर्धन, गंभीर बचाव, चपलता संवर्धन 55, जाल कला 15। आंकड़े आक्रमण 295, जादुई आक्रमण 295, सहनशक्ति 295, चपलता 295, भाग्य 295। शीर्षक झूठे परमेश्वर की आवाज। अद्वितीय कौशल दिव्य अभिव्यक्ति। मैंने हाल ही में एक नया हुनर सीखा है, ट्रैप आर्ट। इससे जालों की प्रभावशीलता बढ़ जाती है, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है और वे ज्यादा विनाशकारी या अवरोधक बन जाते हैं। अत्री का बम बिजली का जाल भी इसी हुनर की बदौलत शक्तिशाली हो गया है। सिर्फ एक वार से ही दुश्मन आधा तबाह हो गया, और अत्री ने यह मौका नहीं गंवाया। हाथ में दरांती लिए विस्फोट के बीच आगे बढ़ते हुए उसने अपने खाली हाथ से एक छोटी दरांती फेंकी और उनमें से एक को मार गिराया। जैक जैक भी चलना शुरू कर दिया है। मैंने जिस अंधकार पैदा करो क्षमता का इस्तेमाल किया, उससे इलाके में दृश्यता बहुत कम हो गई। घने अंधेरे में हत्या में माहिर NPCs परछाइयों के बीच से भागते हुए निकल पड़े। चीखें, मौत की पीड़ा। साहसी लोग घबराहट में चिल्लाने लगे। हमने नहीं सुना था कि वे इतने ताकतवर थे। क्या हमें केवल उस बूढ़े आदमी से ही निपटना नहीं था? मिलिम ने भी कहा था कि सब ठीक रहेगा। ये वह नहीं है जो हमें बताया गया था। क्या वह बच्चा प्रशिक्षक नहीं है? वह निकट मुकाबला क्यों कर रहा है? गया वहां घोर अराजकता थी। मैं सोच में पड़ गया कि मिलिम का क्या रुख रहा होगा जब उसने कहा था हम उनसे निपट सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला था। नहीं, शायद ये NPC सिर्फ तोप का चारा थे, या शायद ये सब सिर्फ हमें परेशान करने के लिए था। फिर भी मुझे कहना होगा, मैं मिलिम की खेलशैली से प्रभावित हूँ। मेरे मूल्यांकन से पता चला कि उसके सभी NPC आत्माबद्ध हैं। वह कौशल हासिल करने में असाधारण रूप से कुशल रही है। इस दुनिया में जो NPC आत्माओं के साथ अनुबंध नहीं करते, वे अक्सर बेतरतीब ढंग से, अक्सर कम तालमेल के साथ कौशल सीखते हैं। लेकिन मिलिम के NPC के पास अच्छी तरह से निर्मित कौशल सेट हैं। मेरा अनुमान है कि उसने इन सभी 20 NPC के साथ अनुबंध कर लिया है। आमतौर पर कोई व्यक्ति केवल एक ही आत्मा के साथ संबंध बना सकता है, लेकिन अनुबंध को तोड़ना और फिर से जोड़ना आसान है। इसका मतलब है कि मिलिम अपने NPC के नए कौशल सीखने से ठीक पहले फिर से अनुबंध कर लेती है। ऐसा करके वह जितने चाहे उतने NPC के साथ प्रभावी रूप से अनुबंध कर सकती है। लगता है मिलिम ने उन्हें आंकड़ों से मारो की रणनीति अपना ली है। उसने खेल में हमारे खिलाफ पूरी तरह से विरोध का रुख अपना लिया है। परेशान करने वाली बात है, लेकिन अगर वह इसी तरह खेलना चाहती है तो मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। मैं बाद में मंच पर इसका खुलासा करूंगा। जल्द ही सिर्फ मिलिम और वह NPC ही बचे जिसके साथ उसने अभी अनुबंध किया था। पता चला कि वह बारटेंडर था। तुम्हें लगता है कि तुम इन सभी गिल्ड सदस्यों को मार सकते हो और बच निकल सकते हो? तुमने कालकोठरी में जाने से पहले ही साइन इन कर लिया था। गिल्ड के पास तुम्हारी सारी जानकारी है, उन्हें पता है कि तुमने ही ये किया है। हो, हम A रैंक के साहसी लोग इतने कमजोर लड़ाकों को क्यों निशाना बनाएंगे? साक्ष्य कुछ और ही कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें इसकी चिंता होती तो तुम्हें जिंदा छोड़ना कहीं ज्यादा जोखिम भरा होता। अगर तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाए तो क्या ये और भी बुरा नहीं होगा? कालकोठरी में मरना कोई असामान्य बात नहीं है। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे छोड़ दो। जानवर ने गहराई से झुककर दया की याचना में अपना सिर नीचे कर लिया। जैक अपनी तलवार से उसकी गर्दन भेदने ही वाला था कि मिलिम के अनोखे कौशल ने उसे रोक दिया, जो अभी भी उसके प्रकटीकरण से सक्रिय था। जैक बदला लेने पर तुला है। उसकी जिंदगी सिर्फ एक सदमा रही है और मिलिम का हुनर, जो उसके शिकार को उसकी सबसे बुरी यादें फिर से जीने पर मजबूर करता है, विनाशकारी साबित होगा। जैसे ही उसका हमला जमीन पर उतरने वाला था, अत्री जैक को बचाने के लिए आगे आए। मिलिम के अद्वितीय कौशल नाइटमेयर ट्रॉमा विजन ने अत्री को सीधे प्रभावित किया। अंधेरी आत्मा ने हताश होकर अपनी जीभ चटकाए। छी अत्री, हो खैर जो भी हो, अब तुम डूब जाओगे। मिलिम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए। अत्री बिल्कुल बेफिक्र ने शांति से मिलिम के संक्रमित NPC का सिर धड़ से अलग कर दिया। मिलिम सदमे में चिल्लाया, क्या हो रहा है? तुम्हें तो गंभीर आघात पहुंचा होगा। स्टॉक के बिना भी कम से कम तुम्हें तो घबरा जाना चाहिए। तुम अभी भी कैसे हिल रही हो? ईश्वर ने मुझसे कहा है। ईश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं बिना टूटे उसी चीज का सामना कर सकूं तो ईश्वर ने कहा है कि वह मेरे साथ सोएगा, और जब हम सोएंगे तो वह मेरे कान में फुसफुसाएगा। क्या तीतेनमा लोकी, तुम एक छोटी लड़की के साथ सो रहे हो और तुम? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मिलिम का रूप गायब हो गया। हालांकि उसके आखिरी शब्द चुप गए। उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। मुझे उसे कम आंकने से पहले ही समझ लेना चाहिए था।
कुछ समय पहले जब अत्रि बोर हो रही थी तो मैंने उसके साथ एक शरारत की थी। उसे यह बहुत पसंद आ गया। रासित सुसामा, जो चुपचाप देख रहा था, बोला, ये तो सचमुच बहुत अप्रिय है नीरो-सान। मैंने स्वयं को समझाने के लिए डिवाइन मैनिफेस्टेशन को लगभग निष्क्रिय कर दिया था, लेकिन इसके बजाय मैंने चैट विंडो खोलने का निर्णय लिया। मिलिम, काली आत्मा, एक भयानक दुश्मन। अज्ञात लोगों की भीड़ को खत्म करने के बाद हमने अंततः एक बार फिर शिविर स्थापित करना शुरू कर दिया। वैसे अत्रि दोनों, जैक ने आग सुलगाते हुए कहा, क्या आपने आगामी युद्ध के बारे में सुना है? युद्ध? पहले मैदान पर? नहीं नहीं, मैं तीसरे क्षेत्र में चल रहे युद्ध की बात कर रहा हूँ। अभी तक इसकी आधिकारिक शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन होने वाली है। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। लगता है युद्ध तीसरे क्षेत्र में भी आ गया है। डेवलपर्स साफ तौर पर युद्ध की विषय वस्तु का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। अगर इसमें मुनाफा है तो मैं इसमें शामिल होने को तैयार हूँ। मैंने और जानकारी मांगी थी। तीसरे क्षेत्र में कई शासक गुट हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और सबसे दुष्ट यग्द्रसिल का स्वामी सच्चा पिशाच योयोरो यग्द्रसिल है। मेरा कट्टर दुश्मन। वह युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहा है। आपका निजी दुश्मन नहीं, वह पूरी मानवता का दुश्मन है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महान समय के जमने से पहले योयो ने देश के निस्सहाय लोगों से कहा था, अगर तुम मेरे अनुयायी बनो तो मैं तुम्हें लड़ने की शक्ति दूंगा। पिशाच बनकर तुम युद्धभूमि में खड़े होगे। तुम जो अभी शक्तिहीन हो, योद्धा और रक्षक बनोगे। भले ही हम अलग अलग गुटों के हों, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं जो लड़ सकते हैं। मैं तुम पर शासन नहीं करूंगा। तुम में से हर कोई अपनी इच्छानुसार लड़ सकता है, अपनी इच्छानुसार रक्षा कर सकता है और अपने तरीके से प्रतिरोध कर सकता है। उसने उनसे ये वादा किया और 3000 लोग पिशाच बन गए और उन्हें लड़ने और अपनी रक्षा करने की शक्ति मिल गई। लेकिन उन्हें अपने प्रियजनों की रक्षा करने देने के बजाय योयो ने उन्हें सिर्फ अपने शहर की रक्षा करने के लिए मजबूर किया। इससे भी बदतर, उसने उनके प्रियजनों को ही अपना भोजन बना लिया। अब जबकि समय की पाबंदी खत्म हो गई है, योयो फिर से सक्रिय हो गया है। वह अपनी सेना बढ़ाने के लिए आसपास के शहरों पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। मैं खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था, लेकिन योयो ने मुझे हरा दिया। इस तरह उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हे भगवान, हम क्या करें? अत्रि ने पूछा। कुआं, इस आयोजन को अपनाना कोई बुरा विचार नहीं होगा। योयो का रुख बताता है कि वह दानव राजा के अलावा पूरी मानव जाति का नया दुश्मन बनता जा रहा है। अगर हम उसे बिना रोक टोक छोड़ देंगे तो तीसरा क्षेत्र गिर जाएगा। पहला क्षेत्र हारने और अब तीसरे क्षेत्र को जोखिम में डालने से हमारे विकल्प बहुत सीमित हो जाएंगे। इससे भी बदतर, योयो अपनी सेना को दूसरे क्षेत्र में धकेल सकता है। दरअसल अगर हम सावधान नहीं रहे तो इस पिशाच राजा के हाथों पूरी मानवता का सफाया हो सकता है। चलो लड़ाई में शामिल हो जाओ अत्रि। अगर हम इस घटना को अनदेखा कर देंगे तो ये हमारे भविष्य के आनंद को छीन लेगा। हाँ बिल्कुल मेरे भगवान गुरु, मैं भी जा रहा हूँ। मैं किसी को भी भगवान का आनंद नहीं छीनने दूंगा। वास्तव में अत्रि दोनों, तुम्हारा हमारे साथ होना 100 आदमियों की ताकत के समान है। जैक ने कहा, हमें 4 लोगों और एक अन्य पर नजर रखने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कैसा विभाजन है? एक तो खुद योयो है, बाकी उसके 3 शूरवीर हैं जो दुर्जय योद्धा माने जाते हैं, और आखिरी है लेडी एशले, मेरी उपकारिणी। वह मेरी स्वामी थी जिसे योयो ने मुझसे छीन लिया। एक दुष्वप्न जैसी जगह जहाँ पेड़ पौधे भी सूख गए हैं। जीर्ण शीर्ण और ढहते हुए परित्यक्त महल में, सिंहासन कक्ष में, दानव राजा गुग्यासदीस में दोतरवा उग गया था और भूखा था। उसका पेट जोर से गुर्राया। ताज़ा बिछे आलीशान कालीन पर लेटा हुआ वह एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह इधर उधर लुढ़क रहा था। हे भगवान, मेरे लिए तुरंत खाना लाओ, मैं भूख से मर रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। क्या तुम छोटी बच्ची हो? तुम बहुत शोर मचा रही हो। चुप रहो, चुप रहो। मैं 123 साल का एक फुर्तीला बूढ़ा हूँ। किसी औरत से उसकी उम्र मत पूछो, इसलिए तुम्हें हमेशा नकार दिया जाता है। हाँ, तुम कमज़ोर हो, 4 स्वर्गीय राजाओं में सबसे कमज़ोर। चुप रहो, तुम अब तक के सबसे बुरे बॉस हो। शायद मुझे तुम्हें मार देना चाहिए और दुनिया को बचा लेना चाहिए। दानव राजा को लंबे समय से स्वेच्छा से सील कर दिया गया था। कारण सरल था, विश्वदेवी द्वारा प्रस्तावित युद्ध जिसमें दानव राजा को 666 वर्षों तक जीवित रहना था। युद्ध शुरू होने से पहले ही दानव राजा की हार तय हो चुकी थी। दानव राजा का जीवनकाल 200 वर्ष भी नहीं था। इससे निपटने के लिए दिव्य विश्व के औषधि विशेषज्ञ पिति ने दानव राजा को कमजोर करने के लिए एक औषधि का इस्तेमाल किया और उसे बंद कर दिया। नतीजतन राजा समय में जम गया था और हाल ही तक सो रहा था। सिंहासन कक्ष में 4 स्वर्गीय राजा एकत्रित हुए थे। गेहेना ने झुकने का नाटक किया, हेलमत ने ईमानदारी से घुटने टेके, एलिसडाइन खड़ी थी लेकिन सो रही थी, और पिटी हास्यास्पद रूप से मोटे कपड़े पहने हुए सिंहासन पर बैठी थी। कांपते हुए दया ने बुदबुदाया, चुप रहो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जाओ मर जाओ। क्या तुमने हमें यहाँ सिर्फ बातें करने के लिए बुलाया है? मजाक मत करो, जाओ मर जाओ। तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? ये तो शर्म की बात है, क्योंकि तुम तो बहुत प्यारे हो। मर जाओ, तुम शापित दानव राजा। क्या ये विद्रोही दौर है? हेलमत अभी भी घुटनों के बल बैठे हुए गंभीर स्वर में बोले। तीसरे क्षेत्र में युद्ध के संकेत हैं दानव राजा। योयो लोवे यद्रा की पिशाच सेना के आकार के आधार पर हमारी हार भी एक संभावना है। दानव राजा ने जवाब दिया, लेकिन माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मैं महान दानव राजा हूँ और आपको बता दूं कि मैं अभी तक कुंवारी हूँ। इसका कारण यह नहीं है कि मैं अलोकप्रिय हूँ, बल्कि यह है कि मेरी जाति, हम मनुष्यों से मूलतः भिन्न हैं। मैं इंसानों को सिर्फ खाने की चीज समझता हूँ। अपनी बात सुधारो और माफी मांगो, दया करो।
अलोकप्रिय होने के बहाने है ना दानव राजा। बस मर जाओ, जोर से मरो, तुम 600 साल से ज्यादा उम्र की एक बूढ़ी औरत हो, अभी भी कुंवारी हो। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। गेहेना, कुछ करो, हेलमत ने उदास होकर कहा। गेहेना, जो आलस से घुटनों के बल बैठा था, रुक गया और वहीं पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी पसंदीदा स्कूल कैप का किनारा पीछे की ओर कर दिया, जो उसे एक कार्यक्रम के बाद से पसंद थी। सुंदर योगिनी के चेहरे पर हल्की उदासी थी। तो हमें योयो के बारे में क्या करना चाहिए? इससे आपकी हार हो सकती है दानव राजा। सच कहूं तो मनुष्यों के लिए आपको हराने का सबसे अच्छा तरीका योयो के नियम को स्वीकार करना होगा। भले ही यह कारगर हो, मनुष्य भावनात्मक रूप से इससे नफरत करेंगे। गेहेना, तुम जाना चाहती हो, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मेरी महिला को इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि मैं वहां नहीं था। लेकिन मेरी वफादारी दानव राजा की सेना के प्रति है, इसलिए मैं व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर कोई कदम नहीं उठा सकता। हमारी सेना कल्पित बौनों और मानव राष्ट्रों से अलग है। आप जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही योयो आपका दुश्मन बन जाए। अंत में मैं उन सभी को मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। दानव राजा आश्वस्त था। नहीं, सच तो यह है कि दानव राजा को मानवता का सफाया बिना किसी प्रयास के कर देना चाहिए था। यह युद्ध केवल इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया ने मनुष्यों को छल कपट जैसे कौशल दिए थे। कौशल के जन्म से पहले मनुष्य कमजोर थे। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पिशाच और चुड़ैलें ही दानव राजा के सामने टिक सकती थीं। एक ऐसी जाति जिसे अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता था, सभी जीवित चीजों और दुनिया का एक प्राकृतिक दुश्मन। वह दानव राजा था, एक भयानक भय दिखाने वाले व्यक्ति होने के बावजूद। जब वह पिटी पर घोड़े की तरह सवार हुआ और उसे बार बार थप्पड़ मारे तो उसमें कोई गरिमा का भाव नहीं था। खून से लथपथ पिटी ने अपनी आंखें घुमाईं और बेहोश हो गई। अब तुम कुछ भी नहीं कह सकते, दया करो, अपने आप को पराजित समझो। पिटी से उतरते ही दानव राजा खुशी से अपने हाथों से खून चाटने लगा। एक सुंदर युवती जैसा दिखने के बावजूद उसका रूप पिशाच प्रभु योयो से भी ज्यादा भयानक था। उसका बाह्य रूप भले ही एक सुंदर बच्ची जैसा हो, लेकिन उसका स्वभाव और अस्तित्व मानवता से बिल्कुल अलग था। दानव राजा ने एक मोहक नजर डाली। जैसा चाहो वैसा करो गेहेना, चाहे तुम कोई भी गलती करो या कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। अंत आने तक जीवन का आनंद लो, हर चीज मेरे अस्तित्व में रंग भर देगी। समझ गया दानव राजा, क्या मैं मेरी जगह पिटी को भेज सकता हूँ? दानव राजा ने थोड़ा सिर हिलाया। 4 स्वर्गीय राजाओं में पिटी ही एकमात्र ऐसी थी जिसकी पहचान गुप्त रखी गई थी। हालांकि उसका व्यक्तित्व भयावह था, लेकिन उसकी योग्यताएं उसे उसकी उपाधि के योग्य बनाती थीं। उनकी कुशलताएं पर्दे के पीछे के काम के लिए पूरी तरह उपयुक्त थीं। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर यह तय हो गया कि दानव राजा की सेना तीसरे गुट योयो लोवे यज्ञराग का सफाया कर देगी। इस मिशन को अंजाम देने वाली होगी दानव राजा की सेना की एक विशुद्ध चुड़ैल, दिव्य विषैली जहरदया। एक ऐसा विष प्रयोक्ता जिससे देवता भी डरते थे। एक दयनीय लड़की जिसने मानवता के लिए सबसे अधिक संघर्ष किया, केवल एक असफलता के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया। गेहेना ने सोचा, मनुष्य सदैव गलतियां करते रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। किसी को भी वाकई मानवता की परवाह नहीं है। बिल्कुल नहीं, मुट्ठी भर लोग ही मानवता के लिए जान दे सकते हैं। हर कोई अपने लिए और केवल अपने लिए कार्य करता है। जो कोई भी इस बात से इनकार करता है वह या तो मूर्ख है, स्वार्थी है या फिर भोला है। ये सोचना कि हर कोई आदर्श चुनाव कर सकता है बस मानसिक आलस्य है। दुनिया गलतियों से भरी है। गेहेना ने एक बार गलती की थी। उसने जिसे अपना साथी समझा था उस पर भरोसा किया और सबसे अच्छा नतीजा चाहा, लेकिन उसे धोखा दिया गया। अब वह मानवता का दुश्मन बन गया है और इसलिए उन्होंने कामना की दैत्य राजा का प्रतिद्वंद्वी वही गलतियां न दोहराए। गेहेना बुदबुदाया। एलिसडाइन ने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें गंभीर थीं। ओह, मीटिंग शुरू हो रही है। ये तो पहले ही खत्म हो चुका है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो मैं वापस सो जाऊं? हाँ, आगे बढ़ो। एलिसडाइन, तुम अपना सिर मेरी बांह पर टिका सकती हो, मुझे अनुमति मिल गई है। गेहेना ने कंधे उचकाते हुए कहा, काश ये लोग मानवता को नष्ट करने की कोशिश करना बंद कर देते। इस बीच एलिसडाइन ने अपनी नींद भरी आंखें मलीं। ओह ठीक है ब्रूसामा, खाने का क्या हुआ? हमने बहुत सारे ताज़ा इंसान पकड़े हैं, बहुत सारे मुलायम बच्चे, मैं उन्हें खाऊंगा। ठीक है, मैं इन्हें अच्छी तरह पकाऊंगी और स्वादिष्ट बनाऊंगी। ऐसा लग रहा था कि उस दिन भोजन एक दावत था, हालांकि गेहेना ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। समझ गया, हमारी सामान्य शैली में इसका अनुवाद इस प्रकार है, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तुम कीड़े अटोरी सेना में भर्ती हो गए थे। हालांकि वह कोई आधिकारिक सैनिक नहीं थी, वह तो बस कई स्वयंसेवकों में से एक थी। जिस यूनिट में उसे नियुक्त किया गया था वह लगभग 30 लोगों का एक मध्यम आकार का समूह था। ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन इस दूसरी दुनिया की सेना की संरचना वास्तविक दुनिया की सेना से अलग है। इस छोटी संख्या का सबसे बड़ा कारण ड्रैगन्स की मौजूदगी है। तीसरे क्षेत्र के अस्त व्यस्त महानगर उल्का पृथ्वी में अनगिनत शहर बिखरे पड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ड्रैगन है। जब वे लोगों के समूह को देखते हैं तो उन्हें शिकार समझकर उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि वे इतने बुद्धिमान होते हैं कि किलों और महलों से बचकर निकल जाते हैं। शहरों को मुख्यतः ड्रैगन से बचाव के लिए स्वतंत्रता दी गई है। हर शहर में ड्रैगन का पहले से पता लगाने के लिए वॉच टावर और उन्हें दूर से ही मार गिराने की सुविधाएं हैं। मेटियोर अर्थ की संरचना इसी तरह की है। यही कारण है कि मेटियोर अर्थ में बड़ी सेनाएं तैनात नहीं की जा सकती। कम संख्या के और भी कारण हैं। वास्तविक दुनिया की सैन्य रणनीतियां यहाँ ज्यादा मददगार नहीं हैं। आखिरकार अगर अटोरी बनाम 100 पैदल सैनिक हो तो अटोरी ही जीतेगा। कप्तान की आवाज और भी तीव्र हो गई, लगभग चिल्लाने जैसी। मैं तुम्हारा ये घटिया रवैया निकाल दूंगा। मैं इस यूनिट का कप्तान हूँ, मैं नियम बनाता हूँ।
अगर मैं तुम्हें मरने को कहूँ तो तुम मर जाओ, अगर मैं तुम्हें लड़ने को कहूँ तो तुम लड़ो, चाहे तुम्हारे हाथ या पैर चले जाएं, चाहे तुम्हारे परिवार, दोस्त या प्रेमी मर जाएं, तुम मेरे आदेशों का पालन करो। अब जवाब दो, तुम निकम्मे कमीने। ओह, अटोरी ने ध्यान भटकते हुए जवाब दिया। कप्तान को उसकी आवाज़ पसंद नहीं आई। वह उसके पास गया और सीधा खड़ा होकर उसे डराने लगा। अरे कीड़े, यह आधे अधूरे जवाब का क्या मतलब है? ओह, मेरे साथ मत उलझो, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें रैंक हो या बच्चे, अब तुम मेरे अधीनस्थों में से एक हो। मैं ये रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। ओह यो, कैप्टन गलत नहीं थे। अनुशासन और ऊंची आवाज़ युद्ध में, खासकर आमने सामने की लड़ाई में, बहुत मायने रखती है। लेकिन उसके लिए बहाने बनाने के लिए अटोरी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। किसी बाहरी व्यक्ति को वह शायद बेपरवाह लगे या यूं कहें कि वह खिलवाड़ कर रही है, लेकिन वह लाइन में खड़ी थी और ओह कहकर जवाब दे रही थी, और यह उसके लिए काफ़ी मेहनत का काम था। दुर्भाग्य से कप्तान को यह बात उस नज़र से नहीं दिखी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, इधर आओ। उसने अटोरी के सफ़ेद बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एक क्षण में ही एक डरांती ने उसके हाथ को काट डाला। कप्तान हौंफते हुए बोला। उसका कटा हुआ हाथ उड़कर एक नौजवान रंगरूट के चेहरे पर जा लगा। जैसे ही उसका हाथ जमीन पर गिरा, कैप्टन सदमे में बुदबुदाया। मेरा बाँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, माँ, मेरा बाँ, ये दर्द होता है, माँ। ओह वाह, कैप्टन जमीन पर छटपटा रहा था। एक विशालकाय आदमी दर्द से तड़प रहा था। मुझे लगा कि इतनी मारपीट से उसका खून और ज्यादा बहेगा, इसलिए मैंने उसे एक औषधि देकर ठीक किया, और इस प्रकार भयानक मनोबल वाली एक इकाई का जन्म हुआ। मुझे लगता है कि कप्तान सही थे, लेकिन किसी लड़की के बाल पकड़ने की कोशिश करना ठीक नहीं है। डरांती और जादू की दुनिया में सही होना ही काफ़ी नहीं है। कम से कम हम कप्तान को वह सच्चाई सिखाने में कामयाब रहे। और फिर हमें एक सैन्य अदालत में लाया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हम सैन्य परीक्षण में आसानी से सफल हो गए। अटोरी ने उनके सभी सवालों का जवाब, मैं ताकतवर हूँ और देवताओं ने मुझे लड़ने के लिए कहा है, कह कर दिया। उसने उन उच्च पदस्थ अधिकारियों को परास्त किया जो उसे पसंद नहीं करते थे, और जीत हासिल की। ऐसा लगता है कि अन्य दुनियाओं में सैन्य परीक्षण बहुत आसान है। खैर, इस संकट में अटोरी को सजा देना बेकार होता। अगर वे उसे बंदी बनाने की कोशिश करते तो वह पूरी तरह से प्रतिरोध कर सकती थी, और अगर वे उसे दुश्मन बना लेते तो युद्ध शुरू होने से पहले ही सेना बुरी तरह कमजोर हो जाती। इसके बजाय उन्होंने हमें एक खतरनाक क्षेत्र में भेज दिया। हमारा गंतव्य डॉन सिटी यग्द्रा था। वहां जाने के कई रास्ते हैं। ये लड़ाई इस बात पर है कि कितनी सेनाएं उन रास्तों को तोड़ सकती हैं। हालांकि हम 30 लोगों की सेना में थे, डॉन सिटी यग्द्रा के पास बड़ी सेनाएं भी काम कर सकती हैं। ड्रैगन शहर से सावधान है, इसलिए आमतौर पर होने वाली बड़ी लड़ाई हजारों की सेनाएं आखिर तक नहीं होगी। पब फ्यूचर विज्ञापन। हमारा समूह जंगल से होकर आगे बढ़ा। प्रिय भगवान, अटोरी मुझे सीने से लगाए समूह के साथ धीमी गति से चल रही थी। गति इतनी धीमी थी कि जम्हाई आने लगती थी। हम पिशाचों से किसी भी मुठभेड़ से बचने के लिए सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... बोरिंग, व बुदबुदाई। शियो के साथ ये पल भर में खत्म हो जाता, लेकिन यह अनुभव अनमोल है। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने परिवेश के अनुसार नहीं ढलता, उसे केवल निगला ही जाएगा। क्या मैं खा ली जाऊंगी? उसने पूछा। नहीं, अगर आप इससे कुछ सीखेंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बताया जाता है कि इस इलाके से गुजरने वाली हर सेना का सफाया हो चुका था। खतरनाक राक्षसों और पिशाचों के घात लगाने की आशंका थी। हम सेना के लिए और भी संभावित रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये नज़दीकी शहर से 2 दिन की पैदल दूरी पर था। ठीक है, हम यहीं डेरा डालेंगे। पिशाच रात में घूमते हैं। एक विस्तृत घेरा बना लो। कप्तान ने सैनिकों को आदेश दिया। एक बड़ा अलाव जलाया गया था और हमारे आसपास के पेड़ों पर लालटेनें लटका दी गई थीं। इससे हम साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये तो घोर अंधेरे में पिशाचों के हमले से बेहतर था। रात हमारे दुश्मनों के लिए शिकार का सबसे उपयुक्त समय है। पिशाच रात में भी उतना ही साफ देख सकते हैं जितना दिन में, इसलिए छिपने की कोशिश करना बेकार होगा। जब हम कैंप तैयार कर रहे थे तब तक पूरी रात हो चुकी थी। तभी अचानक जंगल हिल गया। उद्धरण चिन्ह ... दुश्मन, अटोरी ने कहा। इतनी तेज हवा तो स्वाभाविक नहीं हो सकती थी। साफ तौर पर यह किसी पिशाच का घात था जो हवा से हमारी आग और लालटेनें बुझाने की कोशिश कर रहा था। अटोरी, चलो चलें, मैंने कहा। हाँ मेरे भगवान, मैं लड़ने जा रहा हूँ। जैसे ही अटोरी भागने वाली थी, कप्तान ने उसे रोक लिया। रुको, पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करो। देवताओं ने कहा है, मैं लड़ूंगा। बेवकूफ मत बनो। रात हो गई है, पिशाचों को बढ़त मिल गई है। अगर तुम हमला करोगे तो वे पलटवार करेंगे। तुम मुख्य रक्षात्मक बल हो, यहीं रहो और एक रक्षात्मक रेखा बनाओ। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अटोरी आगे बढ़ गया। दूर से हमें सैनिकों की चीखें सुनाई दे रही थीं। उनमें से कुछ को पहले ही बाहर निकाला जा रहा था। रोरो, अटोरी ने रूरो को आवाज दी। उसने उस पर निम्न स्तरीय पशु नियंत्रण औषधि डाली। उसकी शक्ल सूरत के बावजूद रूरो का दिमाग निम्न स्तरीय पशु की श्रेणी में आता है। यह मानवीय द्वेष का एक ढेर है। असल में यह एक पशु आत्मा है, यद्यपि पतित। मैंने उसे वश में करने के लिए इसी औषधि का प्रयोग किया था। औषधि के प्रभाव में रहते हुए रूरो आदेशों का पालन करता है, यद्यपि बहुत कम। पेड़ों को काट दो। पब फ्यूचर विज्ञापन। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।